अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो आइए सबसे पहले जो आज की कहानी है और मोटिवेशनल स्टोरी है उस पर नज़र डालते हैं कि वो क्या है। तो एक दफ़ा का जिक्र था और है कि एक गाँव में लालू नाम का आदमी रहता था। लालू को लोगों के साथ मजाक करने में बड़ा मज़ा आता था और साथ ही वो बहुत झूठा आदमी था, बहुत ज़्यादा झूठ बोला करता था। तो एक दिन लालू अपनी बकरियों को चरा रहा था कि उसको मजाक करने की सूझी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं बकरियों को शेर खा जाएगा, मेरी बकरियों को शेर खा जाएगा, शेर आ गया। गांव वालों को उसे आवाज़ आई तो वो लोग लाठी और डंडे लेकर उसकी तरफ दौड़े और सोचने लगे कि लालू तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, उसकी मदद करनी चाहिए। जब गांव वाले उसके पास पहुंचे और पूछा, भाई क्या हुआ, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो लालू ने कहा, मैंने तो मजाक किया था। गांव वाले वापस चले गए। 2-3 दिन के बाद लालू जो है वो उसने फिर यही मजाक किया और अरे बचाओ बचाओ, शेर आ गया। फिर गांव वाले भागे भागे आए उसके पास और पूछा क्या हुआ, तो उसने फिर कहा, मैं मजाक कर रहा था। तुम लोगों के पास कोई काम वाम नहीं है? जब आवाज़ देता हूँ भागे चले आते हो, चले जाओ यहाँ से। लालू के इस रवैये से जो है ना उन सब लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई और वो सब लोग वापस चले गए। इस बात को थोड़े ही दिन गुजरे थे कि लालू फिर अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक वाकई जो है ना एक शेर आ गया। अब लालू चीखता रहा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, कोई है जो मुझे बचाएगा? लेकिन वहाँ उसको बचाने कोई नहीं आया और शेर उसकी सारी बकरियां खा गया। लालू अपनी जान जैसे तैसे जान बचा के भागा और वहाँ से निकल गया। तो इस कहानी से हमने सबने कहानी सुनी है, बहुत दफ़ा सुनी है, लेकिन इस कहानी से सबक क्या मिलता है कि झूठ और बदअखलाक़ी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जान बच भी जाए लेकिन जो नुकसान होता है उसका जो आप देखें कि अजाला करना मुश्किल हो जाता है। तो यही तभी कहते हैं ना कि आप वो शेर आया शेर आया शेर आया उधर हो रहा है और जब शेर आता है तो फिर कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। तो आपको एहतियात करनी चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। मजाक में भी जो है ना वो झूठ को ख़त्म कर देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना कभी भी ऐसा मजाक करना या सुनना या किसी भी इस तरह की चीज़ को पसंद नहीं फरमाते थे जिसमें झूठ का आंसर हो, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो। तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बदअखलाक़ी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और जो है अपने आप को इस तरह के नुकसान से आप बचा सकते हैं अगर आप अपनी झूठ की आदत को तर्क कर देंगे। तो आज की छोटी सी कहानी थी, आप सबने सुनी होगी, लेकिन दोबारा इसलिए सुनाई कि हम कहानियाँ सुनते रहते हैं और उसमें जो छोटे छोटे सबक हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। सबसे पहले तो हाजी साहब वापस आ गए हैं, महराज अख्तर साहब को वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हज आपको बहुत बहुत पहले तो मुबारक हो। और कैसा रहा आपका हज का सफ़र, इस बारे में भी बताएगा, लेकिन पहले जावेद भाई को भी वेलकम करते हैं। जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। ऑल गुड जी। एक सऊदी से आ रहा है, एक यूएसए से आ रहा है, एक बस गाँव से आ रहा है ढूंढ के, वो ये है। तो कैसा रहा भैया महराज भाई आपका हज का सफ़र और ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें, कुछ यादें बातें बताएं, कुछ एक्सपीरियंसेस बताएं, कैसा रहा? देखिए सफ़र तो खैर ज़ाहिर सी बात है, मज़हबी फरीज़ा था, वो तो अदा करना था। सफ़र बहुत अच्छा रहा और क्योंकि उसमें थोड़ी सी मशक्क़त तो है, बहुत है, ठीक है ना। अच्छा, वो सिर्फ अगर ओवरऑल आप जायज़ा लें ना 5 दिन की मशक्क़त है, ठीक है ना। बाकी अगर आप 1 महीने के लिए जाते हैं, 15 दिन के लिए जाते हैं, 20 दिन के लिए जाते हैं, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। क्योंकि मैं भी तकरीबन 1 महीने के लिए गया था, 32 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो 5 दिन जो कि हम मिना में गुजारते हैं, उसके अलावा अरफात में गुजारते हैं, मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं और उसके बाद फिर जमरात वगैरह आना जाना होता है, तो उसमें ओवरऑल जो आप 5 दिन आपके मशक्क़त वाले गुजरते हैं उसका एक अपना ही लुत्फ़ है, अपना ही उसका मज़ा है। क्योंकि उसमें ज़ाहिर सी बात है आप अरकान अदा कर रहे होते हैं और अपनी मज़हबी जो भी मामलात हैं उनको आप देख रहे होते हैं, तो एक तो दिली सुकून आपको उसमें मिल रहा होता है। और मज़ेदार बात यह है कि इतनी मशक्क़त के बाद भी आपको वहाँ पर थकन जो है वो महसूस नहीं होती है। अच्छा, अल्लाह ताला सारी थकन, ये में जज्बा भी होता है ना। जी हाँ, ये कुदरती बात है, उसके साथ गए हुए होते हैं, फोकस होते हैं, जो करने गए हैं उस मकसद को पाना होता है, तो आप अल्लाह ताला ने कैसे हिम्मत दे ही देते। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हिम्मत मिल जाती है और ज़ाहिर सी बात है दिली सुकून, सबसे बड़ी बात है कि दिली सुकून का मिलना, तो वो भी उसमें मिल जाता है। आप खैर से वापस आ गए, अब देखते हैं क्योंकि दुनिया तो बहुत तेज़ चल रही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला दिली सुकून जो अल्लाह ताला बरकरार रखे, आमीन। तो ये दुआएं करते हैं। और आपने हमारे लिए दुआ की, मेरे जावेद भाई के लिए, सब लोगों के लिए, यहाँ पे सबने बोल के भेजा था आपको, सब दोस्तों के लिए, साथियों के लिए, जितनी कर सकता था बिल्कुल नाम लेके दुआएं की। झूठ अगर बोला ना तो देखिए हज करके आ रहे हैं। देखिए मैं झूठ ही बोलूँगा, मैं सबके तो नाम नहीं ले सकता था ना, लेकिन फिर मैंने अपने से हाँ रिलेटेड जो लोग हैं तो उनके हवाले से मैंने मतलब हर बार ही जब भी मैं खाने काबा गया हूँ या
मदीने में गया हूँ मैं, तो हर नमाज में ही मैंने दुआ की। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी दुआएं जो है जायज़ वो कबूल फरमाए और हज भी आपका आमीन, कबूल फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा सफ़र होता है, यकीनन बहुत यादगार होता है, बहुत एक बड़ी इबादत है, एक अहम फ़रीज़ा है। और इस दफ़ा तो कहा भी गया भाई कि जवानी में हज कर ले, वैसे तो आप भी बूढ़े ही हो गए। हाँ हाँ, और क्या। अच्छा, वैसे मैंने भी अमेरिका की कई सारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है और मैं यहाँ से बोल के गया कई सारे दोस्तों को तंज़िया तौर पे कि भाई वहाँ की मस्जिदों में आपके लिए दुआ करूँ। अमेरिका की मस्जिदों में तो मैं करता था कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन बेहतरी की के लिए, दुआएं तो नहीं पाकिस्तान में करेंगे आसानी वहाँ के पे? लिए, पाकिस्तान के मसाइल कम होने के लिए ये सब करता रहा मैं कि अल्लाह, अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ से शायद पावर ज़्यादा। नहीं, बात वो है कि कब अल्लाह ताला जो है ना कौन सी सरजमीन पे कौन सी घड़ी जो है ना कबूलियत की, हमें नहीं पता होता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस या असहाब की भी प्रैक्टिस ये थी कि जब सफ़र करते थे या एक से दूसरी जगह जाते थे तो जगह जगह तब्दील करके नमाज़ पढ़ा करते थे, और अगर नमाज का वक्त ना हो तो नवाफिल अदा किया करते थे कि वो। और एक तो उसका फैक्टर ये भी है ना कि वो क़यामत के दिन वो जगहें रोशन होंगी और उनके हक़ में गवाहियाँ देंगी कि इस शख्स ने यहाँ इस अर्ज़ पे जो है ना नमाज़ ऐसी है ना। 2015-14 की बात है, मैं अम्मी से अपनी हमेशा बोला अम्मी दुआ करें अल्लाह मुझे अमेरिका बुला ले। हाँ, तो अम्मी कहती तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, अल्लाह अमेरिका में नहीं, अल्लाह सऊदी अरब में। नहीं अम्मी, अल्लाह हर जगह है, वो अमेरिका में भी है। हाँ, वो हर जगह है। सही तो इस तरह से मैं काफ़ी थोड़ा सा तो तफरीह अल्लाह ताला मजाक ने करता आपको कई दफ़ा अमेरिका बुला लिया है वैसे। वो बुला अब लिया। सऊदी जाने की तैयारी कर लें। सऊदी आप अब जा चुका हूँ मैं। आपने हज और उम्रा किया? उम्रा किया मैंने 2 बार, T20 उम्रा किया। T20 इस तरह से कि 2 दिन में 2 उम्रे किए मैंने 48 घंटे के अंदर। ये गया फ़ौरन, दोस्त ले गए, उम्रा हो गया, फिर मदीना चला गया, वापस आया, फिर एक उम्रा किया, वापस फ़ौरन। यानी अच्छा, हमने भी इसी तरह 2 उम्रे किए लेकिन मदीना नहीं गए हम, वो 48 मिकात घंटे तक जो है ना गए, मदीना भी मस्जिद गया, वापस आए। मक्का भी 2 बार आया और वापस मस्जिद एयरपोर्ट। आयशा ज़्यादा लोग जाते हैं, उसमें ज़रा आसानी भी थोड़ा रहती है, ज़रा travel का करीब भी time है, और ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। हाँ, तब वक्त कम हो तो आपको फिर वो सूटेबल जगह है। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, आज की जो है टॉप स्टोरीज पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले टॉप स्टोरीज क्या है। मौसम आज भी खुशगवार है, मौसम तब्दील हो रहा है। मानसून का जो स्पेल कहा था महकमा मौसमियात ने, वो अब शहर में लगता है दाखिल हो ही चुका है, क्योंकि 8 जुलाई से बारिशों की पेशनगोई की गई थी और हमने देखा कि उस सिलसिले का आगाज़ हो गया है। कल भी शहर में बारिश हुई, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई, 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो ओल्ड एयरपोर्ट पर हुई और एयरपोर्ट पर 31.1 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। तो बारिश के बाद जो है वो जो शहर का निज़ाम है वो दरम बरम हुआ, हुकूमती दावे हवा में रह गए। जैसे हमने पहले ही कहा था कि देखेंगे कि क्या सूरत हाल होगी। सबसे पहला जो मसला खड़ा हो जाता है वो जी बारिश की बूंद टपकी नहीं कि लाइट घर से गायब हुई नहीं, और के इलेक्ट्रिक के जो 300 से ज़ायद फीडर्स थे वो ट्रिप कर गए। और इसके अलावा बल्दिया उस्मा कराची, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर कॉरपोरेशन, कमीशन कराची और टाउन चेयरमैन की तरफ से भी जो दावे किए गए थे, नालों की सफाइयों की बातें की गई थी, कैंप्स लगाने की बातें की गई थी, सब कुछ धरा का धरा रह गया और आवाम जो है वो पानी, गंदे पानी में नाला ओवरफ्लो हो गया। शादमान टाउन में मुख्तलिफ मकामात पर गटर उबल पड़े, शारा फैसल के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया। शहरियों ने जहाँ पे आधे घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना था वहाँ वो 2-2 घंटे फंसे रहे। इसके अलावा जी कई गलियों मोहल्लों में पानी जमा हुआ। इस सारी सूरत हाल पर जो हमारे नुमाइंदगान थे यकीनन मुख्तलिफ इलाकों में भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या सूरत हाल रही। अच्छा जी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने सारी सूरत हाल के बाद शहर का दौरा किया और उन्होंने कहा कि शाहीन कॉम्प्लेक्स, माई कुलाची रोड और आई चंडीगढ़ रोड के इलाकों का दौरा किया उन्होंने कहा कि जो ओल्ड सिटी एरिया में बरसाती नाले हैं उनका भी जायज़ा लिया और सफाई के हवाले से उनको जो KMC के अफसरान उन्होंने ब्रीफिंग दी। इसके अलावा मेयर कराची साहब ने कल एक रिमार्क्स भी दिए कि तमाम शहर की जो शाराएँ और अंडर पासेस हैं वो खुले हुए हैं, किसी में भी पानी जमा नहीं है, लेकिन सड़कों पर पानी जमा था, यहाँ पर गटर उबल गए, पानी इलाकों में आ गया। ये सूरत हाल मेयर कराची साहब को नज़र नहीं आ रही। मेयर कराची साहब क्या सिर्फ आई चंडीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया के ही मेयर हैं जहाँ पर वो दौरा करते हैं, उसके अलावा आप इलाकों में जाके सूरत हाल क्या रही। अच्छा, इसके अलावा कराची में गुज़िश्ता माह शहरी 3,356 मोटरसाइकिल से महरूम हुए और शहरियों से छीनी जाने वाली और गाड़ियों में से जून में सिर्फ 80 गाड़ियाँ जो हैं वो बरामद की जा सकी हैं। तो ये डाटा इतना बड़ा फिर वापस आ रहा है, हम देख रहे हैं कि फिर जो है वो चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है और ये जो रिकवरीज हैं वो बहुत कम नज़र आ रही हैं। इसके अलावा टिकटॉक पाकिस्तान में मुस्बत ऑनलाइन माहौल को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ है और टिकटॉक ने 3 माह में पाकिस्तानियों के 2 करोड़ वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि गाइडलाइंस इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 16 करोड़ 59 लाख वीडियोज़ को डिलीट किया गया है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, तो उनको हज़फ कर दिया है। इसके अलावा
मुर्तज़ा वहाब साहब की सदारत में महकमा मेडिकल का इजलास भी हुआ और उन्होंने तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से शिरकत की और उन्होंने कहा है कि अस्पतालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। अस्पतालों की कारकर्दगी जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है और उनको एक हफ़्ते में तमाम डॉक्टर से एक हफ़्ते के अंदर हलफनामा लिया जाए कि किसी और जगह सर्विस या प्रैक्टिस नहीं कर रहे और तमाम जो शहरी हैं उनको इलाज मुआलजे की बेहतर सूरत हाल और सहूलियात फराहम की जाएँ। अच्छा जी, इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने 16 और 17 जुलाई को आम तातील का ऐलान कर दिया है क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम है, तो उसके हवाले से छुट्टियों की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जी जिना अस्पताल कराची में तिब्बी अमले की किल्लत है, मामूली ऑपरेशन भी 1 साल के बाद होगा। मरीज़ 1 साल तक इंतज़ार करें फिर ऑपरेशन के लिए दाखिला मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद है, वार्ड्स में जगह नहीं है। मरीज़ का पित्ते का ऑपरेशन है लेकिन डॉक्टर ने 14 जून 2025 की तारीख दी है। मुतासरीन ने ये बताया तमाम टेस्ट और फिटनेस भी ले ली मगर 1 साल बाद जो है वो ऑपरेशन की तारीख दी है। अब ये होगा कैसे, ये हमने देखा कि बहुत सारे बेशतर सूरत हाल में अस्पतालों में ये सूरत हाल है कि बहुत दिनों के बाद डेट्स मिल रही होती हैं क्योंकि रश इतना ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 वुमेन क्रिकेटर्स पर जुर्माने आयद कर दिए हैं। पीसीबी वुमेन्स यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का वाक़या पेश आया। किन किन खिलाड़ियों को ये शो कॉज मिले हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो जावेद भाई, किसको शो कॉज मिल गया, क्यों मिल गया? ये खिलाड़ियों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी। इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, तो उनको क्योंकि डिसिप्लिन में रखने के लिए ज़रूरी है कुछ ना कुछ पाबंदी लगाई जाए और क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी जो है थोड़ा सा आज़ाद हो जाते हैं ज़्यादा। आपको एक वाक़या याद होगा, रमज़ान में हुआ पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप लगा था वुमेंस का, तो कुछ लड़कियां यहाँ से चाय पीने के लिए चली गई और उनका एक्सीडेंट हुआ। उस पर 2 लड़कियाँ बहुत बुरे अंदाज में बुरे तरीके से ज़ख्मी हुई थी, तो उस पर भी खिलाड़ियों को तंबी की गई थी कि इस तरह से। और एक कार में काफ़ी सारी लड़कियाँ 6-7 लड़कियाँ बैठ के गई थी जी। तो वो एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो, लेकिन वो छुपाते रहे एक्सीडेंट को। सना गुलाम सना और एक और याद आया मुझे इंसिडेंट। तो ये इस तरह से कभी कभी लड़कियां भी कभी लड़कों के शाना चलने के शौक़ रखती हैं, तो उस तरह उनकी पाबंदियों की भी खिलाफ वर्जी करती हैं। जैसे मर्दों के शाना पे चलना है उसी डगर पे चलती हैं कि थोड़ा सा वैसे ही करें। जैसे लड़के क्रिकेटर आज़ाद ख्याल हो जाते हैं, तो ये भी कहें हम भी थोड़ा घूमे फिरें, बेलगाम हो जाएँ, अपनी मर्जी से ज़रा सा सैर तफरी करें। ना देखें कितना जुर्माना होता है, क्या होता है, मैचेस से हटा देते हैं या नहीं? मैचेस से नहीं, तंबी करने के लिए एक आध मैच की पाबंदी या मैच फीस का 50% या 20% लगा देते हैं क्योंकि आमदनी तो अच्छी खासी होती है। वुमेंस को भी में भी जो बजट आया है नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है वुमेंस के बजट में भी। अच्छा जी, तो ठीक ठाक वुमेंस को सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान में। अच्छा है, वैसे होना चाहिए क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस कभी आ रही होती सामने, कभी नहीं आ रही। लेकिन मसला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, आप उनको मौके देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे तो बेहतर होगा। खेल मौके मिलने चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी शौक़ भी बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान में लड़कियों में क्रिकेट का, तो इसलिए बेहतर रिजल्ट भी आ रहे हैं उमन सही। कल जी जनाब बारिश हो गई, बारिश के बाद सारे निज़ाम की कलई खुल गई और हमने देखा कि हमेशा ही ऐसे ही होता है महराज भाई। इससे पहले थी यहाँ नालों की सफाई होगी, हंगामी इजलास हो रहे हैं, जायज़े लिए जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आया, हम इस हवाले से भी बात करेंगे लेकिन वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जनाब बात हो रही है कि बारिश के बाद शहर का निज़ाम दरम बरम हुआ, कहाँ कहाँ पानी जो है वो जमा हुआ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई क्योंकि इस दफ़ा तो ये कहा गया है कि मानसून का स्पेल बहुत हैवी होगा, बहुत दिन तक चलेगा। महकमा मौसमियात ने ऐसा कहा है। तो ये तो बहुत थोड़ी बारिश में जो है ना वो ट्रैफिक जैम हो गया, पानी कहीं कहीं खड़ा हो गया। तो क्या सूरत हाल रही? कल आपने मुख्तलिफ इलाकों में गए आप लोग के नहीं? बिल्कुल, देखें हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गए। अच्छा, बारिश जो है वो पूरे कराची में एक साथ नहीं हुई है। सही, कुछ इलाकों में तेज़ हुई है, कुछ इलाकों में हल्की हुई है और कुछ इलाकों में बिल्कुल सिर्फ बूंदाबांदी तक महदूद रहा है मामला। तो इसमें हमने ये देखा कि कल के दिन में जो इतनी हल्की फुल्की बारिश थी उसमें भी जो है ट्रैफिक जाम के मसाइल पेश आए, सड़कों पर पानी खड़ा हुआ और ख़ास तौर पर गटर उबलना शुरू हो गए। सीवरेज वाला मामला भी ख़राब होता हुआ नज़र आया। तो NDMA की जानिब से पहले भी ये बता दिया गया था कि जी बारिशें हैं, महकमा मौसमियात की जानिब से भी बता दिया गया था। तो उस हवाले से जो कि नालों की सफाई का जो काम था, जो कि पूरे साल होता ही रहता है, सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं, लेकिन उसके कोई नताइज बरामद नहीं होते। अच्छा, उसमें जो हुकूमत का और इंतज़ामिया का कहना ये होता है कि जी शहरी जो है
अपना जो कचरा है वो नालों में फेंकते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो एक तो हमें ये भी चाहिए कि एक बहैसियत पाकिस्तानी शहरी और कराची के शहरी होने के कि थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और कचरे को नालों में ना फेंकें, क्योंकि नालों में अगर फेंक देंगे तो नाले में कचरे ने फंसना ही है और उसके बाद बारिशों में हमने परेशान होना है। बारिशें वैसे तो बहुत ही कम होती हैं हमारे यहाँ माशाल्लाह, तो लेकिन जब होती हैं तो ये तमाम तर मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। और जो दावे किए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो प्रेस रिलीज़ जारी की जाती हैं मेयर की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से, वो फिर उनकी कलई जो है वो एक ही दिन में खुल जाती है। कल सबसे ज़्यादा बारिश जी कोई नई बात नहीं है। हाँ, हमेशा ही ऐसा ही होता है। सरजानी टाउन हमेशा तेज़ बारिश होती है। कल सरजानी टाउन में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई और सरजानी टाउन के इलाके में तो वैसे ही इतने मामला ख़राब हैं कि हमने देखा है कि सड़कें तबाहाली का शिकार हैं, नालों की सफाई तो आप मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम कब हुई होगी, हमने देखा होगा। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल रही, कुछ देखा आप लोगों ने, कुछ बताएं। देखिए वो जो हमेशा होता है ना कि कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे ही जहाँ नलकों में पानी आता नहीं और नालियों से पानी जाता नहीं, ये मुस्तकिल ये तुम साल भर का मसला है। और बारिश के बाद तो ये चीज़ और ज़्यादा बुरी आती है, जहाँ खासकर जो थोड़े से नशेबी इलाके हैं, नशेबी सड़क जहाँ ढलान है, तो वहाँ पे पानी रुक जाता है। वहाँ कहीं कहीं 6 इंच 8 इंच कहीं 10 इंच कहीं 1 फुट तक पानी जाए ज़्यादा, फिर गाड़ियों को गुजरना मुश्किल होता है, फिर ट्रैफिक जाम का मसला होता है। ये मुस्तकिल ये मसला देख रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, लेकिन वो उसको हल मुस्तकिल निकालते ही नहीं हैं। तो इसमें सोचना चाहिए करना है क्या है। ठीक है, गलतियाँ आवाम की बहुत हैं कि जैसे मिराज भाई ने बताया, हम खुद भी देख रहे होते हैं, कहीं भी आप किसी बड़े नाले पे देख लें, लियाई नदी हो, मली नदी हो, गुजर नाला हो, औरंगी नाला हो, महमूदाबाद का हो, जो भी हो, आपको कचरा इतना नज़र आएगा। ये कचरा आसमान से नहीं आया है, हम सब ने मिल के फेंका है। हम सब ने, जो भी कराची वाला है वो अपनी गाड़ी से, मैं सफ़र कर रहा था, गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक पीकर बाहर फेंक देगा उसकी बोतल, और कोई शॉपर हो, कोई चिप्स की हो, कोई यानी छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, बर्गर खाया तो उसके पेपर फेंक दिया, पेपर पैकिंग जो होती है, यानी कुछ ना कुछ हमने गाड़ी से फेंकना है, चलते हुए फेंकना है, कहीं गंदगी करनी है हमने चलते। कराची वाला जब यूएसए जा रहा है तो वहाँ पे जाके कचरा फेंक रहा था, बिल्कुल नहीं सऊदी गए आपने, वहाँ जाके आपकी जरूरत थी कि आप सड़क पे फेंक देते? नहीं भाई, मैंने तो वहाँ मदीना और मक्का में रहा और तो कहीं जाना नहीं हुआ, अजीजिया में रहना भी हुआ, तो मैंने वहाँ देखा कि जगह जगह पे डस्टबिन रखे हुए, और मैंने खुद भी यही किया कि अगर मेरे पास कोई कचरा है नहीं फेंका होगा तो मैंने उस डस्टबिन में जाके फेंका, क्योंकि मैंने देखा था सब जगह साफ़ सुथरा मामला है और किसी ने कोई कचरा नहीं फेंका हुआ। तो मैं भी वहाँ गया और बहुत अच्छी मैंने ये बात देखी, उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे डस्टबिन भी रखे हुए और बड़े बड़े शॉपर्स भी रखे हुए। तो लोग वहाँ पर जो कॉफ़ी पीने के बाद भी जो है ना, तो पहले जगह ढूंढते हैं कि डस्टबिन है कहाँ, वहाँ जाके उसको फेंक के आते हैं। अच्छा, वहाँ जाकर हम लोग कानून की पासदारी कर लेते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। यहाँ ऐसा लगता है, वो कहते हैं ना अपने घर में होते हैं, तो भाई हमारा घर है, उस घर को भी साफ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है ना। आप मुझे ये बताएं, घर में हम क्या करते हैं कि कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, बनाना खाएंगे, तो क्या कचरा यूं ही लॉन्ज में फेंक बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल उठते हैं डस्टबिन में जाते हैं, फेंकते हैं ना। घर हमने समझा ही नहीं है। हम ये समझते हैं घर सिर्फ हमारा घर है, उसके घर से गेट के बाहर कोई चीज़ हमारी नहीं है, वहाँ गंदगी करनी है, सब करना। मैंने आपको जैसे पिछले हफ्ते बताया रहा, मैंने झाड़ू दिया था घर के बाहर, अभी मैंने जो 2 दिन पहले फिर मैंने दोबारा हफ्ते में एक बार ज़रूर कर देता हूँ ताकि सफाई है। तो ये कर अगर हर लोग सब लोग कर लें तो बहुत सारी चीज़ें सही रहेंगी, हम कचरा ना फेंकें घर से बाहर। इसमें एक और चीज़ मुझे लगता है कि इसमें ना हुकूमत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आवाम की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन वही वाली बात है ना, ये आवाम दुबई, सऊदीया, यूएसए, कनाडा जा रही है तो कचरा जेब में भी रख के घूम रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे शहर में ही सफाई नहीं है, हमारी सड़कें। अब यहाँ से हम जब बहजे टाउन जैसे मैंने आपको बताया रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आपका कचरा फेंकने को आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं चाहेगा ना, आप फेंकेंगे, क्योंकि इतना आपको साफ दिख रहा होता है। तो फिर आप भी देख रहे होते हैं कि डस्टबिन मौजूद हैं, थोड़ी सी देर के बाद ही आप गाड़ी में कचरा रख लेते हैं। उमूमन वहाँ पर भी मैंने लोगों को फेंकते हुए नहीं देखा। वजह क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल है वो पूरा हो रहा है, चाहे वो मुल्क से बाहर हो, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर हमारी जो सोसाइटीज़ हों वहाँ पर हो। और ये खाली बहरीन नहीं, यहाँ पे कराची में भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ मैंने देखी हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, तो वहाँ लोग है इस वाले से अंदर कचरा नहीं करते, बिल्कुल नहीं। तो भाई आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल सही तौर पर अदा नहीं होगा तो आप शहरियों से भी कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शहरी अपनी मदद आपके तहत, जहाँ पे आपको पता है कि हर तबके का, हर जहन का, हर सोच का, हर तरह का फ़र्द इस माशरे का हिस्सा है। तो जैसे खराबी इसी वजह से पैदा हो रही है। कई बार मैं पीएनएस कारसाज में जाता हूँ गोल्फ की और शूटिंग की कवरेज के लिए, तो मैं देखता हूँ साफ सुथरा है बिल्कुल अंदर से। पीएनएस कारसाज हो, पीएफ म्यूजियम, ये औरंगी क्रीक हो, पीएफ बेस फैसल हो, तो ये अंदर कितनी सफाई है। कभी मैं सोचता हूँ इन्हीं को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दे दें ताकि शहर में ऐसी सफाई रखवा दें और कोई नहीं। अब मसला ये कि यहाँ पे हम लोग शहर में घूमते हैं तो कचरा फेंकने वाले हाथ बहुत ज़्यादा हैं और कचरा उठाने वाले हाथ बहुत कम है।
तो वो हाथों का फर्क है, जब ये फर्क खत्म होगा तभी जाके ये दुनिया भर में ऐसा ही होता होगा ना जावेद भाई, ऐसा तो नहीं होता होगा कि जितने फेंकने वाले उतने उठाने वाले होंगे, लेकिन निज़ाम होगा, रोज़ाना की बुनियाद पर इदारे हैं वो अपना काम करते हैं। यहाँ तो आपको ढूंढने से जाना वो जिम्मेदार आपका प्राइवेट तो आ जाता है, लेकिन आपके हुकूमती तौर पे जिनकी जिम्मेदारी है KMC सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये सफाई जिनके KMC के अमले है, टाउन नाजमीन की जिम्मेदारी, तो वो हमें नज़र नहीं आता ना। जिसकी बारिशों से पहले कितनी दफ़ा बात हुई नालों की सफाई के हवाले से, हमने एक भी दिन कोरंगी गुज्जर नाला या किसी भी नाले के ऊपर हमने खड़े हुए देखी मशीनरी। आप सब कितनी दफ़ा शहर में सफ़र करते हैं, रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा किसी ने कि सफाई के लिए मशीनरी लगी और आप कह रहे हो सफाई हो रही है? रोज़ बरोज़ जो है ना, असल में हमें बेहिसी ढिठाई भी बढ़ती जा रही है कि वही कि घर से बाहर जैसे तैसे रहो, जैसे चाहो कचरा फेंको और नाले फेंको। अब बहुत सारे नाले ऐसे हैं जहाँ लोग अपना मलबे, घर का कोई काम होता है घर में, हाँ, होती है वो मलबा ही फेंक देते हैं नाले में या रोड पे। अरे भाई उसको आप उठवाएं ट्रॉली वाले से, उसको कहीं ठीक जगह पे फेंकवाएं ताकि वो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो, गली डिस्टर्ब नहीं हो, रोड डिस्टर्ब नहीं हो, कहीं ग्रीन बेल्ट पे ना डालें आप, गली मोहल्लों के ग्रीन कोरंगी मलीर और इसमें तो लांडे का जो बेल्ट है ना, हाँ ग्रीन बेल्ट, ये ग्रीन बेल्ट तो एक और चीज़ है, नाले का जो मतलब नाला ही है ना, नाले का बेल्ट है, उसके ऊपर के आगे दवाई वो दुकानों के आगे वो बनाया है चबूतरा, या उसको आप कह लें कि प्लेन कर लिया, उसको सीमेंट लगा दिया और जी उसके ऊपर अब दुकानें, पकवान सेंटर चल रहे हैं। अब मेन रोड है बहुत जगह, वहाँ ठेले वाले खड़े हैं फल बेच रहे हैं और वो अपने सारा फलों का कचरा, या गन्ने वाला है तो गन्ने के जो चूसी हुए गन्ना है वो वहाँ फेंक रहा, नाले में फेंक रहा है मुस्तकिल, कोई रोकने वाला नहीं। तो फिर वही वाली बात है ना कि अब अकॉर्डिंग टू द लॉ जब कोई पूछ नहीं रहा तो जो दिल चाहे मर्जी करो। मेयर साहब भी क्या कर रहे हैं महराज भाई, ओल्ड सिटी एरिया का बस दौरा कर लेते हैं, IH चुन्नीगढ़ रोड, माइकल अची रोड, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ बंस रोड, और कहते हैं सब कुछ सही है। तो ये खाली वहीं के मेयर हैं, क्या है मामला? नहीं, उनको पूरे शहर में मूव तो करना चाहिए, लेकिन बस ये है कि उन्होंने जाहिर सी बात है अपना मीडिया पर अपना रोल प्ले करना था और ये बताना था कि भाई मैं सड़कों पर निकला हुआ हूँ। तो उन्होंने अपने करीब तरीन जहाँ भी थे, वो अपना करीब तरीन जो इलाका था दूर जा भी नहीं सकते थे, कल जो ट्रैफिक की सूरत हाल थी, और ट्रैफिक की सूरत हाल भी बहुत ख़राब थी। IH चंडीगढ़ रोड पे भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, मैं बताऊँ आपको, कल बारिश के बाद काफ़ी पानी था वहाँ पर। और दूसरी बात ये कि जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया है ना, खारादर मीठादर का जो एरिया है, रंचो लाइन का एरिया, ये सारे नशेबी इलाके हैं। तो वहाँ पर तो थोड़ी सी बारिश भी उन लोगों के लिए इतनी जहमत बन जाती है कि उनको कई दिन लग जाते हैं। ख़ास तौर पे उर्दू बाज़ार की छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा। उर्दू बाज़ार भी ओल्ड सिटी एरिया में आता है, बंस रोड के बिल्कुल साथ बना हुआ है, लेकिन जब भी बारिश होती है वो कई फुट पानी वहाँ पर खड़ा होता है और 3-3, 4-4 दिन बाद वहाँ पे सफाई होती है। अच्छा, ये हम तवातुर के साथ हर साल जब मानसून होता है, बारिशें होती हैं, तो हम दिखाते भी हैं, टीवी पर चलाते भी हैं और हर दफ़ा दावा भी किया जाता है कि जी अब सूरत हाल बड़ी बेहतर हो गई है और निज़ाम ऐसा हो गया है कि अब पानी नहीं ठहरेगा। लेकिन हमेशा हमने यही देखा, हल्की बारिश हो तब भी और तेज़ बारिश हो तब भी हुकूमती दावों की और इंतज़ामी के दावों की कले बिल्कुल खुल कर सामने आ जाती है। इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर अब भी नहीं किया गया शहर के लिए सीवरेज का जो निज़ाम है, जो बिल्कुल ज़ेर ज़मीन निज़ाम, उसको अगर ठीक नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में जैसे आबादी बढ़ रही है और काम बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो ये मज़ीद परेशानियाँ पैदा हो साहब चले जाते एयरपोर्ट के, ओल्ड एयरपोर्ट के इलाके में, सरजानी के इलाके में, तो उन्हें पता चलता कि शहर में क्या सूरत हाल है। ट्रैफिक का निज़ाम तबाह है, 300 फीडर स्ट्रिप होने के बाद शहर में बिजली नहीं है, इलाके में बिजली नहीं है, और उस ट्रैफिक से गुजरना कितना महाल है। अच्छा, कल जो है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई, मैं UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था, पाकिस्तान शाइन्स के खिलाड़ी वहाँ प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, तो बारिश कोई 2-2:30 बजे वहाँ पर हुई, लेकिन बारिश इस तरह हुई कि ड्रेसिंग रूम पे बारिश हो रही है और बाउंड्री लाइन के अंदर यानी जहाँ ग्राउंड है वहाँ बारिश हुई। तो एम्पायर ने बोला कि ड्रेसिंग खिलाड़ियों ने बोला कि बारिश हो रही है, मैच हो गया। तो एम्पायर ने कहा नहीं, ग्राउंड के अंदर तो बारिश नहीं हो रही है। वहाँ से वो कवर भी लेके तैयार खड़ा है ग्राउंड स्टाफ कि वो अंदर लाएगा, लेकिन उसे एम्पायर ने बताया नहीं अभी ग्राउंड में कोई बारिश नहीं हो रही। तो वो कोई 10 मिनट ये मसला चलता रहा, फिर 10 मिनट बाद बारिश पूरे ग्राउंड में हो गई, तो फिर उन्होंने कहा मैच रोक दो, कवर ले आओ, खिलाड़ी अंदर जाएँ ड्रेसिंग रूम में। तो इस तरह कल हुआ, ड्रेसिंग रूम में बारिश हो रही है, ड्रेसिंग रूम सामने, और ग्राउंड के अंदर नहीं हो रही थी। यानी ये फ़र्क बहुत कभी नजर आता है, हो रहा है, एक साथ नहीं हो रही है शहर में बारिश। इस दफ़ा बहुत देखने में आया, और शहर के इलाकों में हो रही है। जैसे क्या हो रहा है, जैसे मैं भी ड्राइव करी थी, बरसों थी ना, हाँ पहली बारिश हुई ना, बहुत तेज़ बारिश हुई, रास्ते में मैं यहाँ से ऑफिस से वापस जा रही थी तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर देखा कि एक पैच ऐसा आया कि बिल्कुल ड्राई, मतलब लगा है कि यहाँ पे कोई बारिश है ही नहीं। उसके बाद वो पैच मैंने क्रॉस किया, कोई 2 से 3 मिनट का भी महराज भाई रास्ता नहीं था गाड़ी में, और स्पीड भी थी, तो मतलब आप सोचें कितना सा दूर होगा। तो वो इतनी तेज़ बारिश हुई है, टप 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 टप,
मैंने कहा इतनी तेज बारिश, और पीछे देखा तो कुछ भी नहीं। तो ये ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये रीजन क्या है। कर रहे थे क्या सिर्फ कल जो है नॉन पार्लर वाले इलाकों में, पार्लर वाले इलाकों में पार्लर और नॉन फाइलर और नॉन फाइलर का चक्कर चल रहा है, ये भी सही है। हाँ, जो फाइलर है उनके पास ज्यादा बारिश की फैसिलिटी। लेकिन देखिए ये बात तय है कि जहाँ पर ग्रीनरी है जिन इलाकों में, या फिर जिन इलाकों में इमारतें कम हैं और थोड़े से खुले इलाके हैं, वहाँ पर हमें मुसलसल बारिश जो है वो अच्छी बारिश की इत्तलात ही मौसूल होती है। तो बस अब ये है कि भाई बारिश का जो है ना, अगर आप चाहते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो भाई दरख्त लगाएं। ये तो, और इस वक्त बेस्ट सीज़न है आप दरख्त लगाने का। आपने भी लगा लिया यहाँ पर? मेरे तो माशाल्लाह ऐसे परमानेंट हैं कि ये बारिश आए जाए, जाड़ा आए पानी देने की जरूरत नहीं जाए, पड़ती। ये ऐसे लगाएं कि के तू रहेंगे, मतलब इन पर हमेशा बाहर रहती है, वाटरलेस। हमेशा बाहर रहती है। सही। अच्छा, लेकिन ये ना लगाएं, ये भी बहुत फैशन में आजकल इंडोर प्लांट्स की जगह ना सब्स्टिट्यूट ये प्लास्टिक के आ गए हैं। लेकिन इंडोर प्लांट्स की भी एक अपनी अहमियत है, ज़रा शो करते हैं किसी दिन ना इसके ऊपर भी हम, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि वो आपको अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इंडोर प्लांट्स, आपके घर के रूम का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो पहले हम नहीं देखते थे कि गमलों में अंदर भी रखे होते थे, बैल्कनियों में या हमारे टेरेस वगैरह में। तो अब तो हम लोगों ने सब ये आर्टिफिशियल डेकोरेशंस कर दिए हैं। लेकिन उनकी इतनी अहमियत थी कि हम कहते हैं घर में गर्मी लग रही है, हब सो रहा है, सांस नहीं आ रही, तो वो उनका एक बड़ा रोल है उन इंडोर प्लांट्स का, और कई तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है। कुछ मैंने देखे तो मुझे बड़ा अच्छा वो लगा था। आज से मैं शेयर करूंगी आपसे। आज से 30-40 साल पहले हम लोग एक मुज़ाफ़ाती इलाके में रहते थे, वहाँ हमारे घर में अमरूद का दरख्त भी था, फिर कभी अम्मी ने लगाया तो वो सेम और दूसरी चीज़ें भी सब्जियां भी हमें मिल जाती थी, वो पूरी छत पे रहता रहा। हर घर में एक आम का, पपीते का, आम का, तुलसी, आम, तुलसी, तो अब और ये शहरी नीम इलाकों में बिल्कुल ये वाले पौधे हमेशा हर घर में होते थे। हाँ, क्योंकि नीम भी जो है फुल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। बड़ा अच्छा लगता है हर घर में एक दो। फ्लैट सिस्टम जब उसे बढ़ना शुरू हुआ ना और लोग उसमें शिफ्ट होने शुरू हुए, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ख़त्म हो गई। उसमें भी इंडोर प्लांट्स की बहुत अहमियत है ना। हमने वो इंडोर प्लांट्स को स्टडी किया ही नहीं है कि उनकी क्या अहमियत है और वो कितना बड़ा उनका रोल है हमारे घरों को और हमारे अपने घर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और अच्छा रखने में। तो मैंने रिसेंटली देखा और पढ़ा तो फिर मुझे वो अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, वाकई बहुत अहमियत है। हमने सब चीज़ें आर्टिफिशियल और सिंथेटिक की तरफ चले गए। बहरहाल हम करेंगे किसी दिन इस पर भी स्पेशल सेगमेंट और आपको एजुकेट करेंगे इस हवाले से भी। लेकिन अभी तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, बात हो रही है बारिश के हवाले से, हमने बात की। दूसरा मसला ये भी है कि हम देख रहे हैं कि जिना अस्पताल में जो है वो तिब्बी अमले की किल्लत है और ऑपरेशन की डेट्स जो है ना वो मिल रही हैं एक साल के बाद। अब वजह यह है कि जो प्राइवेट अगर आप इलाज कराने चले जाएं तो बहुत महंगा है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है। अद्वियात इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अगर प्राइवेट इलाज आप करा भी लें, ऑपरेशन भी करा लें, तो उसके बाद जो पोस्ट जो डिजीज़ ट्रीटमेंट है वो भी अब बहुत महंगा हो गया। तो लोग बड़े परेशान हैं। कल बड़े शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि भाई कैसे होगा, और इंतज़ामिया कह रही है कि हमने कई बार इश्तिहार दिए लेकिन डॉक्टर्स और अमला कम है, तो हम क्या करें। इसकी एक वजह मैं आपको बताऊं कि जिना हॉस्पिटल जो है वो पहले विफाक के अंडर में चलता था। आज से चंद साल पहले तक की अगर बात करें तो कई बार ये बात होती रही कि इसको सूबे सिंध की गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया जाए, और अब वो सूबे सिंध के पास है और सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। तो उससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि जिना अस्पताल में मतलब डॉक्टरों की किल्लत हुई हो या पैरामेडिकल स्टाफ की किल्लत हुई हो या उनके मसाइल आते रहते थे। कभी महीनों में कोई ऐसा इशू बनता था जो पैरामेडिकल स्टाफ का था, कोई बोनस का मसला आ गया, कोई सैलरी का इशू आ गया। बस इस तरह। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं तवातुर के साथ कि अब जिना अस्पताल कितना बड़ा इदारा है, वहाँ से भी लोग परेशान हाल आ रहे हैं। और ये जो पित्ते के ऑपरेशन के हवाले से जो आपने बात की, मैंने भी कल देखी थी खबर, हमारे यहीं चली थी ये कि 1 साल बाद का टाइम दिया। अब अगर 1 साल में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, चंद माह में वो मर जाता है बंदा, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ी बात तो ये। तो अस्पतालों को और ख़ासतौर पर महकमा सेहत को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है। मेरी सिस्टर का जो है पथरी का इशू था पित्ते में, तो बड़ा नाम सुना है SIUT का, डॉक्टर अदीब रिजवी का जो है। तो जब हम वहाँ पर गए, हमने कोई सोच नहीं लगाई, लेकिन हाँ वैसे ही गए। तो हमें भी 6 महीने बाद का टाइम दिया था उन्होंने। अब उसकी वजह वो जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि जी फुटपाथों पर मरीज़ रह रहे हैं, क्योंकि खाली कराची के लोग नहीं हैं, शहरों से पूरे अंदरूनी सिंध से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा मजमा होता है, बलूचिस्तान से लोग आते हैं इलाज के लिए। तो अब उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो एक तो ये वजह भी है। लेकिन जिन्ना अस्पताल में इस तरह का वक्त को ज़्यादा देना जो है, 1 साल अगर ऑपरेशन के लिए देते तो अच्छा ये नहीं। खाली जिन्ना अस्पताल को बदनाम करने वाली बात नहीं है। अभी मैं एक और सवाल इसमें करूँगी जावेद भाई से, लेकिन ये इंडस का भी हाल है। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने जैसे आपने बताया ना SIUT में पता किया, उनके ना जी ये पाँव का क्या होता है, ये नी रिप्लेसमेंट या इस तरह का कुछ ऑपरेशन था। तो वो हड्डी का मामला तो आपको पता ना कि कैसे होता है, तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होती है। उसमें जी वो इंडस गए, उन्होंने दिखाया और उनको भी 1.5 साल के बाद का टाइम दिया है कि आपका ऑपरेशन तब हो सकता है यहाँ। तो वी वर शॉक्ड कि भाई वो बंदा इतनी तकलीफ़ में है कि उससे वो बगैर स्टिक के वो चला नहीं जा रहा हो, और आप कह रहे हैं कि 1.5 साल कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है उससे पहले। बैक टू बैक ऑपरेशन हैं या फिर वही कि अब अगर एक दिन में 10 ऑपरेशन करते हैं और इतने ऑपरेशन बुक हैं पूरी डेटों में, शेड्यूल उनका बिजी है, साल 1.5 साल का टाइम यार जावेद भाई, मजबूर हैं। लेकिन इसके लिए यही कि सहूलियात में इजाफा करें और हॉस्पिटल बने ताकि डिवाइड हो, नए अस्पताल बनने चाहिए, नए हॉस्पिटल बनने चाहिए। ना कि सिर्फ जो बात पहले भी मैंने कही थी कि ना कि सिर्फ इन्हीं हॉस्पिटल पर आपको आसरा करना है, निसार करना है, आपने सहूलियात में इजाफा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं हर तरह से, हर चीज़ के लिए शहरी सहूलियात यही होती हैं। लेकिन शायद वो बढ़ा नहीं रहे, वो समझ रहे इसी में हो जाएगा भाई एक हॉस्पिटल में कितना कैपेसिटी होगी, वही फिर आखिर में यही हाल होता है। अच्छा, ये जो अमले का मसला है ना, ये मुझे जिना का समझ में नहीं आ रहा, तिब्बी अमले की किल्लत। उसकी वजह ये है कि जिना हॉस्पिटल में जो है ना, जो अपने ये जो यंग डॉक्टर्स होते हैं या ग्रेजुएट्स हैं, हाउस जॉब्स के लिए हर साल इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर जाती है डॉक्टर्स की, और जो आपके पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सब जिना जाके जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो कैसे अमले की किल्लत हो जाती है? पुराने वाले भी मौजूद होते हैं, नए वाले भी मौजूद होते हैं, RMOs भी होते हैं। देखिए इसमें कुछ रिटायर हो रहे होंगे लोग, रिटायर तो होना है सबको, तो वो जब जा रहे हैं तो नई अपॉइंटमेंट नहीं होती होगी, उसमें डॉक्टर्स का ही मसला होगा। रश इसलिए बढ़ रहा है कि अगर पहले जिना में आते थे अगर 1000 तो अब 10,000 लोग आ रहे हैं। एक बात है 30 साल पहले अगर आते, मेरे वालिद भी वहाँ एडमिट रहे लेकिन अच्छा इलाज हुआ था उनको, 91 की बात बता रहा हूँ वो, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इलाज हुआ था, कार्डियो में भी, जिना में भी। अच्छा एक चीज़ से सेहत से और भी याद आई मुझे कि अभी एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा, पाँव में चोट लगी, वो टेटनस का इंजेक्शन के लिए गए, वो 600 रुपये का मिला है, जो कहते हैं 50 रुपये का मिल जाता है, तो यानी 600 रुपये का मिल रहा है। अवेलेबल नहीं था ना टेटनस का इंजेक्शन, खबरें चली बड़ी, बिल्कुल चली नहीं, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हुआ है, वो अभी तक शॉर्टेज है। तो यानी कहाँ चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें बिगाड़ आ रहा है, मुझे लग रहा है सुधार नहीं आके दे रहा। तो ये मेयर कराची साहब ने भी कल इस हवाले से इजलास तलब किया और उन्होंने कहा कि अस्पतालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, और जो पर्सनल अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं उनको भी जो है वो पाबंद किया जाए, हलफनामा लिया जाए कि वो किसी और जगह सर्विस या प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इस हवाले से MS को भी हिदायत की कि रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाए। आप क्या समझती हैं, ऐसा हो जाएगा? जैसा बारिश के इंतजाम की तलाई खुली है, ये भी खुली। माजरत के साथ हमारे यहाँ इस शहर में, कराची में, मैं दूसरे सूबों की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर तालीम और सेहत दोनों एक बहुत बड़ी सनत का दर्जा अख्तियार कर चुके हैं। सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, जब आप बजट की बात करते हैं तो बजट भी दोनों चीज़ों में सबसे कम रखा जाता है। हर चीज़ का बजट होगा, इनके पास सेहत का और तालीम का बजट बहुत ज़्यादा कम होगा। हमारे डॉक्टर्स के हालात आपके सामने, वो जाहिर सी बात है अगर ज़ाती तौर पर प्रैक्टिस ना करें और अपने क्लिनिक्स ना चलाएंगे तो कैसे उनका मामला बनेगा। सरकार से तो उनको इतनी उम्मीद नहीं होती है, सरकार में काम ज़्यादा करना पड़ता है, पैसे कम मिलते हैं, तो वो जाहिर सी बात है ज़ाती तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। अब इस पर अगर ये कोई पाबंदी लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात है अगर ये पाबंदी लग जाए और डॉक्टर जिस पर कायम रहे। ऐसे ही नहीं तो डॉक्टरों के 2-2 4-4 घर होते हैं, जिसका सुनिए आप 2-4 घर होते हैं, ऐसे ही नहीं होते, इसी वजह से होते हैं। प्राइवेट क्लिनिक उनके बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे होते हैं, उनके फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इस वक्त गेम चेंजर साबित हुई हैं, वो डॉक्टर्स की जिंदगी के अंदर टूर भी कराते हैं, हज कराते हैं भाई, टूर कराते हैं, हज कराते हैं, टूर्स कराते हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, फिर दवा। लेकिन वही वाली बात है ना कि आप इतनी दवाएं लिख दें और इतनी जो फिर वही वाली बात है कि सब कुछ कमर्शियल हो गया ना। फिर कमर्शियल हो गया। पहले डॉक्टर की जो दवा होती थी, जावेद भाई और मेराज भाई सभी हम सब ने देखा ही होगा, कोई लाल पीली नीली गोलियां डाल देता था, वो लाल कलर का शरबत 2-3 रंग के मिक्स करता था, कुछ ओके हो जाता, और 2 दिन में कैलपोल भी खरीदना नहीं पड़ता था, वो आप पी लें, वो थैली में से घोल के, उसको रहमत भी नहीं करता था कि कोई ग्लास या प्याले में निकाल ले। अभी तो मतलब ये हाल था बीमारियों का, और आप ठीक हो जाते थे वो 2-3 नीली पीली गोलियां खा के। अब आप देखें एंटीबायोटिक्स से नीचे बात नहीं हो रही, बच्चे को भी आप लेके जाए तो उसको एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन पहले आपको भेजेंगे, वो एक्सरे कराने लैब में जाएं, फलां एक्सरे कराएं, ताकि उनका हर किसी का एक सिस्टम बैठ गया, तो उस जगह से होते आए आखिर में डॉक्टर और बताएं जरूर कि वहाँ उस डॉक्टर की मोहर लगी, फलां डॉक्टर ने भेजा आपको। हमें याद है गला ख़राब होता था तो जी डॉक्टर, मेरा तो डॉक्टर भगा देता था, तुम्हारा तो बोलने का और इस तरह से तकरीरें करती थी ना तो अक्सर गला था ख़राब,
तो वो जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे मुजीब साहब, वो कह रहे थे भाग जाओ, कुछ नहीं, अगर नमक डालो, गरारे करो, थोड़ा रेस्ट करो, कम बोलना और जो है ठीक हो जाएगा, कोई दवा ववा की जरूरत नहीं, क्या है ये बोला था। लेकिन मैं तकरीर करनी तो कैसे होगा जावेद भाई, याद करके प्रैक्टिस भी करना होती थी। हमेशा मैंने आपको कहा ना कि सनद का दर्जा इख्तियार करेंगे। अच्छा, उसमें मैं क्या बता रही थी कि भाग जाओ, अब क्या है जी, अब गरारा भी करना है तो मैं सॉरी गोली का नाम ले लूंगी, लेकिन बेटनेसॉल वो पिंक वाली गोली के बगैर आप गरारा भी नहीं कर सकते। वो डॉक्टर फौरन आपको लिख के देगा कि यार गरारे के लिए आप ये दवा ले लें। मैं हैरान होती हूँ कि यार हमने तो सारी ज़िंदगी नमक वाले गरारे किए, सही हो जाता है, अब उसके लिए भी गोली आपको डॉक्टर लिख के दे रहे हैं। इसका मतलब एवरीथिंग इज़ कमर्शियल। बिल्कुल कमर्शियल है। आप अगर इत्तेफाक आपको भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, आपको अगर 2-3 कोई टेस्ट कराने, अगर खुद से भी आप जाएंगे ना लैब, तो लैब में आपसे पूछा जाएगा कि किसने रेफ़र किया है, कौन से डॉक्टर ने रेफ़र किया है। अच्छा, ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है, टेस्ट पे कमीशन, इसके अलावा जो दीगर दवाएं हैं उन पर भी कमीशन, और उसके बाद उनके जो सालाना जो टूर्स हैं उनके अखराजात, तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियां तो बड़ा सपोर्ट करती हैं उनको। देखें ना, तो फिर इस पे भी मामला क्या हैं, ये तो ये खाली प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये सब कुछ चल रहा है। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो करेंसी रेट्स जो है वो बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आजकल यूरो नीचे आ रहा है, 297.75 पे पहुंच गया, और उसके अलावा कैनेडियन डॉलर ऊपर चला गया 205.25 पे। इसके अलावा जी हमने देखा कि सऊदी रियाल में भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है 74.3, और यूएस डॉलर भी बढ़ चुका है 280.65 पे पहुँच चुका है। वेदर अपडेट्स भी दिखा दीजिए कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो आज भी क्लाउडी वेदर ही होगा, और दिन के औकात में अगर हम दोपहर की बात करें 1-2 बजे के करीब, तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जाने का इम्कान है। इसके अलावा आज दिन में भी कहा गया है कि मौसम अबरालूद ही रहेगा, हफ्स अभी भी मौजूद है और हवाएं नहीं हैं, इसका मतलब ये कि बारिश शायद हो सकती है। सब्ज़ी के रेट्स भी दिखा दें कि आज क्या पकाना है और क्या खाना है अच्छे मौसम में, ज़रा ये भी डिसाइड कर लेंगे। टमाटर की कीमत 230 रुपये फ़ी किलो, तो ये सरकारी कीमत है, तो ये आप अगर लेने जाएंगे तो आपको टमाटर तकरीबन 350-400 रुपये पर केजी मिल रहा है। आलू सस्ता है, आज आलू के पराठे बना लीजिए, वो फिर भी बेहतर है, चटनी के साथ, मौसम अच्छा है, अच्छे लगेंगे। कल से सोच रही हूँ बनाया नहीं आलू का पराठा अच्छा, सबको मशवरा दे दिया है। और आगे अदरक लहसुन बहुत महंगा है, बकरीद के बाद से लेकर अब तक इसके प्राइसेस नीचे नहीं आए हैं। गाजर पता नहीं कौन सी 80 रुपये मिल रही है, नॉट अवेलेबल। और दिखाइए, तोरी के रेट 100 रुपीज़, पता नहीं, खरीदी नहीं, लेकिन बहरहाल खरीदी आपने जावेद भाई, इसमें तो कोई सब्जी इतने रेट पे जो गवर्नमेंट के रेट सब्जी नहीं खरीदी। गोश्त खा रहे हैं ना, पार्टियां कर रहे हैं खूब। भाई टमाटर का तो वाकई 350 रुपये चल रहा है, 350-400 रुपये तक भी मिल रहा है भाई महराज भाई, कुछ भी अभी सस्ता नहीं है। प्याज भी बहुत महंगी हुई है, अच्छी प्याज भी अवेलेबल नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब, आपने वक्त दिया। महराज अख्तर साहब, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, लेकिन ये असल में हमें मकसद समझना है कि इस तरह के दिन मनाने का मकसद क्या है। हम जब सुनते हैं कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, यानी आप खुद मुख्तार हों अपनी तवानाई के रिसोर्सेज क्रिएट करने में, हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इशू चलता है कि जैसे भी हम बात कर रहे थे कि लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, जो फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, इन सारे मसाइल के इलेक्ट्रिक जो है वो एक, और उसके अलावा दीगर IPPs हैं, वो भी जो है वो पूरी तरह से जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से पैदावारी सलाहियत हमारी नहीं है। तो हमें किस तरह से जो है ना अपने एनर्जी रिसोर्सेज पे काम करना होगा, क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं कि फ्यूल पे या डीजल पे या इन तरह से हम जो है ना बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, इस महंगी भी बिजली होती जा रही है। तो अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करते हैं सोलर का, हमने देखा कि सोलर एनर्जी का जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त रुझान बढ़ रहा है और दुनिया उस पर शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, और किन किन सोर्सेज से एनर्जी पैदा की जा सकती है, बिजली पैदा की जा सकती है। और एक और चीज़ ये कि किस तरह से एनर्जी को कंज्यूम करना कम किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम मोहम्मदी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं काठी के और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे FPCCI के। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप मुस्लिम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।
मुस्लिम साहब, यकीनन जब इस तरह के दिन आते हैं, हम वैसे भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना कि हमने किस तरह से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाना है और किस तरह से हम जो है अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ शॉर्ट फॉल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिस तरह से हुकूमती सतह पर बढ़ना चाहिए था ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पर, आप समझते हैं कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो ये ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे है, तो उसकी मुनासिबत से ये जो दिन है ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और एक तरह की ये तजदीद है कि चीज़ों को जो ऑल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, उनकी प्रमोशन के लिए और उनकी फ़रोग़ के लिए ये दिन है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो अभी ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अपनी इन्फेंसी में हैं, शुरुआत में हैं, जबकि दूसरे ममालिक में अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। बल्कि ऐसे भी ममालिक हैं जिसमें तकरीबन 28 से 30% तक उनके पूरे मुल्क की जो एनर्जी कंजम्पशन है या रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो हो चुकी है ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे। सही। जबकि पाकिस्तान में ये शरह इस वक्त शायद आशारियों में होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी हमने देखा कि जब इलेक्शंस हुए तो बहुत ज़्यादा बात हुई सोलर के हवाले से, और सभी की कैंपेन्स में इस बात का जिक्र था कि हमें सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना है, और सबके मंशूर में शामिल था। जहाँ अगर हम पीपल्स पार्टी का मंशूर उठा के देखें, मुस्लिम लीग नून का मंशूर उठा के देखें, तो मुझे याद है कि उन सब ने बातें की कि हमें सोलर पार्क्स की तरफ जाना होगा, सोलर एनर्जी की तरफ जाना होगा। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही मोहम्मदी साहब कि हमारा वाकई विजन ये है और हम उसे करना चाह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान को, जैसे आपने कहा कि दुनिया को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे पास वसाइल भी कम हैं, हम उस तरह से जनरेट कर भी नहीं पा रहे, बिजली महंगी भी होती जा रही है। तो क्या हर्डल्स हैं जो हुकूमती सतह पर ये नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कैंपेन में वादे तो आपको भी पता है कि वो तो किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो बीच में तो यहाँ तक हुआ था कि जो सोलर पैनल्स हमारे इंपोर्ट होंगे उस पर भी ड्यूटी थी जी। और उसके ऊपर भी मैंने एक टॉक शो में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो एक ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसका सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया भर में जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सबसे सस्ता है, लेकिन सबसे आसान यही है कि आप सोलर पैनल्स इस्तेमाल करें और सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें। तो अगर आप उस पर किसी किस्म की ड्यूटी लगा देते हैं या उसके अंदर मराहत नहीं देते तो जाहिर है कि फिर पब्लिक डिस्करेज होगी और वही आपके ख़दीम जो बिजली बनाने के फॉसिल फ्यूल्स से जिसको हम कहते हैं वो वही चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा, एक तो ये कि पब्लिसिटी की ज़रूरत है ताकि आम आदमी को पता चले कि एक सस्ता ऑल्टरनेट भी है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये देखें ना कि एक तो सोलर का हमारे पास बड़ा अच्छा वेदर और कंडीशंस मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छे जो है बेल्ट्स मौजूद हैं। जैसे अगर हम यहाँ से निकलते हैं, आप कराची और हैदराबाद क्रॉस करें तो जैसे हम नूरियाबाद और उससे आगे तक जाते हैं तो हमारे पास एक बड़ा इलाका टिल जो है वो थर तक जा रहा है, जिसमें आपके पास एक पूरा विंड बेल्ट मौजूद है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा है कि नूरियाबाद में तो कुछ जो है ना कुछ 100 मेगावाट या कुछ मेगावाट बिजली पैदा हो रही है एक प्लांट के ऊपर। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर भी अगर हम पूरा प्लांट लगाएं और वहाँ से भी अच्छी खासी विंड एनर्जी और उस बेल्ट को यूज़ करते हुए, कॉरिडोर हमारे पास विंड कॉरिडोर बहुत अच्छा अवेलेबल है, उसको भी हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। या फिर आप बलूचिस्तान की तरफ जो साहिली बेल्ट है आपका, उसके ऊपर भी एक अच्छा विंड कॉरिडोर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स पे हम नहीं जा रहे। ये देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि विंड एनर्जी के लिए तो आपका ये जो बेल्ट है सक्खर और सिंध की जो पट्टी है ये आइडियल है, क्योंकि इसके अंदर विंड के जो इनके जो ऑर्गेनोग्राम्स बनते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और उसमें उनको सस्ती और रिन्यूएबल एनर्जी ऑल ईयर राउंड मिल सकती है। तो एक तो ये कि उसको यूटिलाइज़ करने की इंतहाई ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसके अंदर जो ओशन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान के पास इस वक्त 1200 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। उस पट्टी को अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ग्वादर तक वो चली गई है और वो अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसके रिसोर्सेज को आज तक कभी टैप किया ही नहीं गया। तो आइडियल है ओशन
हाइड्रो पावर एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, और ये वो रिसोर्स है कि जो बहुत ही कम कीमत में आपको मिलेगा, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही बेल्ट है, एक ही पट्टी है, और उसके अंदर देखिए हर मुल्क में ये होता है कि यूजुअली अगर एक समंदर है तो उसका एक हिस्सा मुल्क के किसी एक शहर के साथ लग रहा होता है, फिर आगे जाके कहीं और लग रहा होता है, इस तरह से स्कैटर्ड होता है। हमारा तो एक ही गो के अंदर 1200 किलोमीटर की पट्टी है, तो आपको पूरी पट्टी के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, और जिसको हम उर्फ आम में ओशन एनर्जी बोलते हैं। सोच क्यों नहीं रहे हैं हम लोग इस तरफ, हमारी हुकूमतें, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, आप डिफरेंट फोरम्स को प्रेजेंट करते रहे और बहुत पावरफुल फोरम्स हैं जो इसकी हुकूमत तक आवाज़ जाती है, और बिज़नेस कम्युनिटी के उस पर बड़ा एतराज़ है कि लोड शेडिंग के मामलात हैं, हाई जो है ना वो टैरिफ्स हैं, जिसकी वजह से कारोबार बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। तो फिर क्यों इस बात का चर्चा नहीं किया जाता कि जनाब आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ बढ़ें और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएँ ताकि बिजली सस्ती भी हो और जो है वो हर वक्त मुहैया भी हो। बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं कि जो आपको जो क़दीम एनर्जी सोर्सेज हैं उसके ऊपर सब्सिडीज़ देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपकी बिजली है तो हुकूमत हमेशा ये कहेगी कि हम सब्सिडीज़ देते हैं, उनके बिल्ट इन मेकैनिज़म्स हैं वो हैं, तो उन चीज़ों से निकल के हमको आगे बढ़ना है। और जब तक वो सब्सिडीज़ का हिस्सा और वो चीज़ों का हिस्सा चलता रहेगा तो सच पूछें तो आपकी ये रिन्यूएबल एनर्जी इतनी नहीं फ़रोग पा सकती इतनी पानी चाहिए। और दूसरा ये कि मैस मीडिया को, जैसे आज बहुत अच्छा है कि ये ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, मुझे यकीन है कि कई लोग ये प्रोग्राम देखेंगे भी, तो उनको एक आइडिया होगा कि भाई ऑल्टरनेट चीज़ों के अंदर हाइड्रो पावर भी है, सोलर भी है, विंड एनर्जी भी है, और दूसरी भी कई चीज़ें हैं जैसे कि बायो गैस से जो करते हैं। बायो गैस हालांकि बहुत मशहूर चीज़ नहीं, लेकिन वो भी घरेलू सारिफीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सही बात। आपने अपने बैकयार्ड के अंदर अगर कुछ पौधे उगा लिए, उसी से आप फ्यूल कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं, चैलेंजेस पूरी दुनिया को जिस तरह से हैं, तो हमें सेफ़ एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ जाना होगा ताकि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको भी बढ़ा सकें, और हुकूमती सतह पर इस पर किस हद तक इसको सीरियसनेस का मुजाहरा करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप इसको एनवायरनमेंट के हवाले से पूछ रही हैं तो इस वक्त जो ग्रीन हाउस एमिशंस हो रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स में, वो बेतहाशा है। और ग्रीन हाउस एमिशंस का आखिरी रिज़ल्ट ये होता है कि वो एयर को पोल्यूट करता है, और जब ज़ाहिर एयर को पोल्यूट करता है तो वो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है, चाहे वो आपको दमे की बीमारी हो या बुखार हो या नज़ला, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो लिंक होती हैं हवा में और हवा के जरासीम से, और उसके जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये तो एक बात बिल्कुल तय है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स या कन्वेंशनल ज़राए हैं उनमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कहीं भी आप रोक नहीं सकते, जबकि इस रिन्यूएबल सोर्सेज की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कई चीज़ों में तो तकरीबन 0% तक वो चले गया, तो और उसी की वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। और आपको पता है आजकल तो पूरी दुनिया में एनवायरमेंटली फ्रेंडली का बहुत ही कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से ऑर्गेनिक कॉटन का है या ऑर्गेनिक फूड्स का है, उसी तरह से वी वांट एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली इकोसिस्टम। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें यही है कि ये अहमियत बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान को अगर हम देखें, पाकिस्तान की वेदर कंडीशंस को अगर उठा के देखें और जो है वसाइल को उठा कर देखें तो बहुत है, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम एनर्जी क्राइसिस पे तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इन क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं। हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छा विंड कॉरिडोर अवेलेबल है। हम जो है वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि सब कुछ सरकारी सतह पर अदम तवज्जो की वजह से हम एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं, और दुनिया इन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ गई है, कामयाबी के साथ जो है बढ़ गई है, अपने प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं। हम वहीं के वहीं हैं। हमें इस पर सोचना होगा कि ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं और अपने मुल्क की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मुस्लिम मोहम्मदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ूँगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की अगर बात की जाए तो उसके बाद, और यहाँ पर पाकिस्तानी टैलेंट की अगर बात की जाए तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मौशी चैलेंजेस और महंगाई से परेशान होकर लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि जो है वो इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो ऐसे में रास्ते हमवार कैसे किए जाएं? अब ये प्रोसेस तो हमें लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, हर किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के पास हम देख रहे होते हैं कि हमारे नौजवान या जो फैमिलीज़ हैं वो जा रही हैं और कंसल्ट कर रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम लोगों के पास है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के साथ धोखे भी हो जाते हैं, झांसे भी हो जाते हैं, पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं, वो जा भी नहीं पा रहे होते। तो ऐसे में क्या रास्ते हैं, किन ममालिक आपके लिए, कौन से ममालिक किस तरह से सूटेबल हो सकते हैं, कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और पैसा आपके पास कितना होना ज़रूरी है, बैंक बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, क्या विदाउट बैंक बैलेंस जा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आइल्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं कि नहीं करना ज़रूरी है। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन की भरमार है। तो आज हम कुछ कंट्रीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं और कौन लोग उसमें जा सकते हैं, स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए कहाँ कहाँ लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, फजल अहमद अब्बासी साहब, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फजल साहब, जैसा भी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि इमिग्रेशन के मौके ढूंढ सब रहे हैं, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आ रही है कि हमें कब कौन सा कंट्री चूज़ करना है और कहाँ हम जा सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ कहाँ मैच हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किन कंट्रीज़ को आप कैटर करते हैं और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में भी ज़रा बताइएगा। हम लोग मोस्टली इंग्लिश कंट्रीज़ को हम लोग फोकस करते हैं, जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, और मज़ीद और भी कंसल्टेंट हैं जो उसको फोकस कर रहे हैं। जैसे भी आपने कहा कि बहुत सारे जालसाजी हो रही है, बहुत सा फ्रॉड हो रहा है, हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉमन है ये चीज़। तो जो जाने वाले हैं उनको पहले देखना चाहिए कि जिसके पास जा रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। फिर दूसरा, आप कोशिश करें कि किसी रेफरेंस वाले के पास आप जाएँ, ठीक है। रेफरेंस वाले के पास जाएंगे कि रेफरेंस से जाएंगे तो उसको थोड़ा सा सेफ़ रहेगा, उसके साथ को फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। सेकंड ये कि आप ये देखिए, इसके फेसबुक पे आजकल पेड मार्केटिंग भी हो जाती है, पेड सक्सेसफुल स्टोरी भी बना के लगा देते हैं। हाँ। तो आप उसके नीचे देखें कि कमेंट्स क्या आ रहे हैं। अभी तो ये होता है हर बंदा वीज़ा लेके खड़ा हुआ है, टिकट टू जर्मनी टिकट, और उसके वीज़ा की तस्वीर भी लगी होती है कि आ रहे हैं, और ये वाकई आ रहे हैं या वो भी फेक मार्केटिंग है? देखिए, बाय लॉ तो किसी का वीज़ा कहीं आप पोस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, ये तो वैसे ही इलीगल है कि आप किसी का वीज़ा कहीं लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, कि कोई नहीं चाहेगा कि मेरा वीज़ा या मेरे पासपोर्ट की जो सीक्रेट चीज़ें हैं या कुछ एसेसरीज़ हैं वो सिस्टम पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आएँ। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो उसकी अपनी नहीं रहती, फिर आपको पता है वो मूव ऑन हो जाती है और फिर वो कॉन्सर्ट तक भी बात चली जाती है। तो पहले तो ये आप देखें कि एक तो उसका पहला स्टेप आप ये कि उसका रेफरेंस होना चाहिए, उसका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, फेसबुक पे उसके कमेंट्स क्या आ रहे हैं। किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ तो उस पर फ़ौरन कमेंट्स डाल देता है कि इसने मेरे साथ अच्छा काम नहीं किया, या थोड़ा सा जो भी उसके साथ सिनेरियो हुआ होता है। बाकी हम लोग जो कंट्रीज़ कर रहे हैं, इंग्लिश कंट्रीज़, हम लोग पहले देखते हैं इमिग्रेशन पे अगर वो फॉल हो रहा है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ फिर हम उसको नहीं हो रहा तो फिर हम उसको विज़िट की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि विज़िट में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर वो बैचलर है, कम एज है, तो हम उसको स्टडी की तरफ ले जाते हैं, तो वो उसके लिए जॉब्स करने के मौके भी आसान होते हैं। और अगर दोनों चीज़ों पे वो नहीं फॉल होता तो फिर हम उसको माजरत भी कर लेते हैं। किसी के साथ हम ज़्यादती करें तो हमें अल्लाह को भी जवाब देना है, ठीक है। बाकी ये कि इस वक्त जो हाल चल रहा है सिनेरियो, मुल्क की जो माशियत और मईशत का दोनों हाल जो है थोड़े से डाउनवर्ड जा रहे हैं, उसके हवाले से आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मूव ऑन हो रहे हैं बाहर। बहुत अच्छी कैटेगरीज़ के लोग भी आ रहे हैं हमारे पास, अच्छी प्रोफाइल के लोग भी आ रहे हैं, बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, अब अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने लेवल की कंट्रीज़ के हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जिसका जो प्रोफाइल हो उस हिसाब से उसको इंगेज करें और फिर उसका प्रोसेस करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेशो भी अच्छा है, तकरीबन 80+ है। मैं खुद हमारी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है लास्ट 10 ईयर से एक ही जगह, मूव नहीं है। वरना कंसल्टेंट आपको पता है मूव हो जाते हैं 2 साल में, 3 साल में अपनी जो है वो लोकेशन चेंज कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो सक्सेसफुल यही है कि हम जो है अपनी एक लोकेशन पे
मेंटेन किया हुआ है लास्ट 10 ईयर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही। बहुत अच्छा सिनेरियो जा रहा है। तो जो लोग जो है क्या कहते हैं जैसे यूके, यूएस, कनाडा जाने के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए आप रास्ते क्या जो है वो बताते हैं? इमिग्रेशन पॉलिसीज़ सख्त हैं इस वक्त, या हल्की हो गई हैं, या आसान है? बहुत महंगा प्रोसेस है क्या? क्योंकि स्टडी वीज़ा की अगर बात करें तो स्टडी वीज़ा तो बहुत महंगा है कनाडा में और यूके में, तो किस तरह से जाना वो फिर कंपेयर अगर करते इंग्लिश हैं? कंट्री में यूके, यूएसए, कनाडा उसके बजट में नहीं आ रहा तो फिर उसको सेकंड ऑप्शन होता है यूरोप। इटली में एक स्कॉलरशिप भी मिलती है, स्टेपिन भी मिलता है और उसके कॉस्ट भी कम होती है। इसी तरह से और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़रा लो बजट में काम स्टूडेंट्स की जो है अच्छी एजुकेशन हो जाती है। इंटर किया है तो बैचलर हो जाता है, बैचलर है तो वो मास्टर प्रोग्राम में सही। कर लेता है। फैमिली इमिग्रेशंस में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं? किस तरह से जो है ना वो एक मॉडल क्या है अगर कोई फैमिली इमिग्रेट करना चाहती है तो? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली की अपनी प्रायोरिटी किस कंट्रीज़ में है। किसी को रिलेटिव कहीं रहता है तो उसको वहाँ उसको फोकस होता है। हम लोग जो प्रायोरिटी जो होती है हमारी, जो जिस वक्त जो कंट्री ज़्यादा वीज़ा इशू कर रहा है, अभी आप देख रहे होंगे जर्मनी की भी बहुत सारी आपको न्यूज़ आ रही होंगी, कॉन्सुलेट्स जो है वो बंद हुए हैं वो? जी, फॉर अ टाइम बिंग अभी बंद हुआ है, फाइनल डिसीजन नहीं आया। उसकी वजह क्या है वैसे? उसकी वजह बस हम खुद हैं उसकी वजह। अच्छा। उसकी वजह हम खुद हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट डाले हैं, जिसकी वजह से जो अलार्मिंग सिचुएशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है जर्मन कॉन्सुलेट की तरफ से, एम्बेसी की तरफ। लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया कि उसको मूव करेंगे। अभी सिर्फ उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। सही। तो आप बात कर रहे थे कि दीगर जो क्या क्या कंट्रीज़ का आप बता रहे थे? जी, देखें, वैसे तो हम कनाडा एमिग्रेशन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एमिग्रेशन पे उस पर थोड़ा सा को पेशेंस रखना पड़ता है। हमारे लोग हैं पेशेंस कम है, और वो चाहते हैं कि अब मेरा काम जो है वो 6 मंथ और 8 मंथ में हो जाए। ऐसा नहीं होता, कम से कम उसको 2 साल देने पड़ते हैं, उसको आइल्स भी करना पड़ता है, उसको अपना बैंक स्टेटमेंट भी शो करानी पड़ती है, ताकि क्योंकि आपको पता है कि इस पर ड्रॉ सिस्टम होता है, और कभी 3 मंथ बाद आफ्टर 3 मंथ जो है ड्रॉ होते हैं, उसके पॉइंट्स नहीं बन रहे होते, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो रहा होता है। फिर क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा फिर वो मूव ऑन हो जाता है, वो कहता है नहीं मुझे थोड़ा जल्दी है, जिसकी वजह से एमिग्रेशन कनाडा की थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि वहाँ पे हर आदमी मूव करने के लिए। लेकिन उसके और ऑप्शन भी हैं, यूरोप है। अच्छा, होता क्या है कि एक उनकी वेबसाइट पे आता है कि भाई ये ऑप्शन हमने निकाला है, जॉब सीकर है या वर्क परमिट है, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं होता है कि वो उस पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो आपको पता है पाकिस्तान के पासपोर्ट की थोड़ी वर्थ थोड़ी सी डाउन हुई हुई है, और वो सोशल मीडिया पे कुछ लोग इतना हाइप कर देते हैं चीज़ों के कि बस आप आज ही आ जाएं, इतनी अट्रैक्शन लगा देते हैं कि वो लोग जो है वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं और फिर उसकी बातों में आ जाते हैं, कॉस्ट अपनी पैसा लगाते हैं, और वो एट दी एंड जो वो लॉस की तरफ खड़ा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही वाली तो बात है कि राइट इन्फॉर्मेशन लोग जो है ना वो उन तक नहीं पहुंच रही होती है। कॉलर भी हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बात जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? तैयब हुसैन बात कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने बैचलर किया हुआ, उस सिलसिले में कहीं बाहर स्टडी के लिए जाना चाह रहा है, उस सिलसिले में बात कर रहे बैचलर्स कहाँ, किस कैटेगरी में किया है उन्होंने, कौन सी फील्ड है? हैं आईटी में। आईटी में किया हुआ है। अच्छा जी। उनकी सीजीपी कितनी है? उनकी जीपी कितनी है? 3 GP है। 3 जीपी। अच्छा, उनके प्रायोरिटी कौन सी कंट्री के लिए है? उनकी अपनी कोई विश होगी ना? वो बाय विश कहीं जाना चाहते हैं या आपकी कोई प्रायोरिटी हो तो? नहीं, मेरी तो नहीं, वो जाना चाह रहे हैं कहीं आगे जो ना स्टडी के लिए। अच्छा, किसी भी कंट्री में जा सकते जी हैं? जी, किसी इस वक्त जो है ना यूके का रेशो बहुत अच्छा है। अच्छा। यूके का रेशो अच्छा भी है, और यूके एक वाहिद कंट्री है जो डिसीजन भी अपना लिख के देता है। बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो जो है नॉट सेटिस्फाई का एक टिक मार के एक पेपर पकड़ा देते हैं या सॉरी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल डिसीजन नहीं देते कि पीछे क्या बैकग्राउंड था जिसके रिफ्यूज़ हुआ। कनाडा भी आपको रिफ्यूजल में अब लेटर देता है? जी, लेटर दे देते हैं, अब आपको देने लगा, reason पहले बताता है, जी जी, एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त यूके का रेशो बहुत अच्छा है। अच्छा। हम प्रेफर यूके करते हैं अगर इतना बजट बेयर कर सकता है। और तो यूके कितना में बजट आपको रिक्वायर्ड है अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ है और वो? अच्छा, यूके में जैसे इनसे ने पूछा अपने बेटे के लिए, तो इसमें 3 बेनिफिट हैं यूके में। एक, पूरी दुनिया में मास्टर जो है वो 2 साल का होता है, जबकि यूके में मास्टर 10 मंथ और 12 मंथ का होता है। ठीक है। सेकंड ये कि उसको PSW मिलता है आफ्टर मास्टर, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, यानी 2 साल का उसको वीज़ा होगा, उस दौरान वो अपनी जॉब सर्च कर सकता है। और थर्ड ये कि उसमें जो बैंक स्टेटमेंट की सहूलत है वो बहुत ज़्यादा है यूके में। आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट नहीं शो करानी पड़ती, उसमें
आप अपने किसी से बोरो करके भी अमाउंट डाल सकते हैं। कितना अमाउंट आपको शो कराना है यूके के लिए, कोई स्टडी वीज़ा के लिए? यूके में अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो जो उसकी टोटल फीस आप है उसके जो आपने पे कर दिया है, जो रिमेनिंग फीस प्लस लिविंग कॉस्ट, वो तकरीबन आपका जो बनती है 7 to 8 मिलियन अकाउंट में होने चाहिए। 70-80 लाख रुपए के करीब आपको जो है वो अकाउंट में शो कराने होते हैं फॉर अ टाइम भी। नहीं, वो तो शो मनी है ना। फिर आपको 3 मंथ्स का अगर आप स्टेटमेंट निकाल के और उसको फिर वो गार्जियन को या अपने जिससे आपने बोरो किया तो आप वापस भी कर सकते हैं। जी वापस कर सकते हैं, आपको शो मनी करा। जी यानी आपको उसको स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं करना पड़ता, वन शॉट में भी आप पैसे अकाउंट में डाल सकते हैं। सही, ठीक। अच्छा, इसी तरह से यूएसए और कनाडा के लिए भी है ये, जो अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो भी यही आपके पास लमसम खर्चा है या महंगा है? नहीं, यूएस का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 180 डिग्री पे है, बिल्कुल चेंज है। अच्छा। यूएस में जो ट्यूशन फीस है वो जाने के बाद पे करनी पड़ती है, और यूएस में इंटरव्यू होता है, उसमें फेस टू फेस वीज़ा ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो उसका बेनिफिट्स भी है और उसका जो है नुकसान जी भी, बिल्कुल दोनों तरह की बेनिफिट चीज़ें है, होती बेनिफिट है अगर आप इसकी कॉस्ट बेयर करते हैं। यूएस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है ट्यूशन फीस। सही, ठीक। असल में ये तो बात ये भी है कि देखें, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग जाना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है केस टू केस वेरी कर रहा होता है कि आपकी एक तो CGPA क्या है, फिर दूसरी बात है किस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, और फिर वहाँ पे कि आपके पास काम करने के मौके। जैसे यूके मार्केट है ना, बहुत सारे लोगों से बात होती है, पता चलता है कि यूके की मार्केट जो है इस वक्त जॉब सर्चर्स के लिए अच्छी नहीं है। ऐसी ही है। तो आप चले जाएंगे, पढ़ लेंगे और आपको जॉब ही ना मिले तो फिर वो भी आपका नुकसान ही होता है कि इतना पैसा जो है आपका लग गया। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर किसी ने यूके जाना है, इसका कोई रिलेटिव यूके रहता है, भाई है, सिबलिंग में कोई है, तो वो यूके ही जाएगा। उसके लिए फिर सबसे बेस्ट कंट्री यूके ही है। सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है, और दूसरा ये कि केस टू केस वेरी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो आपके साथ कितना सिंसियर है। अगर वो आपके साथ सिंसियर है, वो आपको सही चीज़ बताएगा, वरना आपके पास जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आपको वो ज़बरदस्ती कहेगा कि आप इस कंट्री में चले जाओ। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, बस थोड़ा सा पाकिस्तान में होता क्या है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो कहता है ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें चाहिए कि सच बोलें और सच के साथ काम करें, और अपनी रोज़ी को भी हलाल करें, और सामने वाले के पैसे को भी हलाल समझें कि वो कितनी मेहनत से जो है वो जाना चाह रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ लगा रहे हैं और अपने बच्चों को जो है वो उससे बाहर इसलिए भेज रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और यहाँ पे तो वही वाली बात है कि लोग बिजली, पानी, गैस के जो है ना बिलों से और इन वसाइल की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हर शख्स की प्रायोरिटी है। और अभी तो वाकई कि एक तनख्वाह में, 2 तनख्वाह में लोगों के घरों में गुजारा नहीं हो रहा, कि जब तक फ़ौरन जो है वो किसी की सैलरी या अब रेमिटेंसेस ना आएँ तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस दौर में सर्वाइव करना। तो यही वजह है कि लोग पॉसिबिलिटीज़ सर्च कर रहे होते हैं, जाना चाह रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके पास राइट पर्सन के पास जाना और वहाँ पर पहुँचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सही इन्फॉर्मेशन लिया करें, वेरीफाई किया करें, उसके बाद अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फजल साहब, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का शुक्रिया। हम यहाँ पर वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद हाज़िर होंगे तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, अब हम बात करेंगे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर तरह के चैलेंजेस का लोगों को सामना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ना यंगस्टर्स की, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, इकनॉमिकल क्राइसिस की बात की, चैलेंजेस की बात की। तो कोई ऐसा तबका मुझे नज़र नहीं आता कि जिसको चैलेंजेस ना हो, जो मसाइल का शिकार ना हो। जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर जो बिहेवियरल इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हो क्या रहा है कि या तो बच्चे बहुत हाइपर हैं, या बच्चे बहुत जो है वो इंट्रोवर्ट हैं, या बच्चों के जो है वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है, टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्या वजूहात हैं? और फिर हम ये कहते हैं ना कि ऑटिज़म के जो साइंस हैं उसमें भी यही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसमें थेरेपीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो क्या सारे ही बच्चे ऑटिस्टिक हैं या फिर जो है उनके बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनके पीछे वजूहात क्या हैं? पेरेंटिंग का इसमें रोल क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है? हमारे गैजेट्स का, सोशल मीडिया के जो हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, वीडियोस बच्चे देख रहे हैं, हर 30 सेकंड, 12 सेकंड, 2 सेकंड्स में स्क्रीन चेंज हो रही है, कंटेंट चेंज हो रहा है, बच्चों के पास हर तरह की एक्सेस है। तो इतना सारा कुछ होने के साथ उनके दिमाग के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है, बिहेवियर के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, और उसको हमें ओवरकम कैसे करना है, बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, आज हम उस पर बात करेंगे।
हमारे पास इस हवाले से बात करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। इस वक्त मेरे साथ जो है वो डॉक्टर वजाहत मौजूद हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, वालेकुम सलाम। ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। इसके साथ साथ मेरे साथ फ़ायज़ा भमानी भी मौजूद हैं। आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट भी हैं। यू मैटर के नाम से एक इदारा भी रन कर रही हैं कराची में। वेलकम टू द शो फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ जो है ना ये बड़ा इस वक्त फिनोमेना या इसको टर्म को कह लें थी, पहले तो पता ही नहीं था ना ऑटिज़म है क्या। और वाकई बच्चे इतने ज़्यादा ओवर हाइपर और उनके हमें तो आँख दिखा दी जाती थी बच्चों को, तो जी इंसान के बच्चे बन के बैठे होते थे। अब आप कर लें आँख आपकी निकल आएगी, लेकिन बच्चा जो है वो काबू में नहीं आएगा। तो मसला ये है कि क्यों इतने ज़्यादा जो है ये बच्चों के साथ इश्यूज़ बढ़ गए हैं और क्या उनका इम्पैक्ट है? फ़ायज़ा, स्टार्टिंग विद यू। मैं पहले व्यूअर्स को बताना चाहूँगी ऑटिज़म बेसिकली है क्या, बिकॉज अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑटिज़म क्या है, बिकॉज न्यू टर्मिनोलॉजी, नॉट एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। सो बेसिकली ऑटिज़म जो है ना एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आप देखेंगे दीज किड्स हैव इश्यूज विद सोशल स्किल्स, उनके थोड़े सोशल चैलेंजेस होते हैं, उनके जो सोशल जिस तरीके से वो बात करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स होते हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चे रिपेटिटिव बिहेवियर्स करते हैं, हैंड फ्लैपिंग बहुत करेंगे, एक ही चीज़ को लाइन करेंगे टॉयस को, और सेंसिटिव बिहेवियर्स होते हैं, वो सही से खा पी नहीं सकते, कुछ बार पिकी ईटर्स होते हैं। सो ये सब चीज़ें ऑटिज़म के अंदर आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का अंदर कोई प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि बस ये बच्चा फंक्शन डिफरेंट तरीके से करता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक थिंग्स बेटर फॉर हिम। सो दैट्स व्हाट आई थिंक ये इशू है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं बोल रहा जल्दी, इसको क्या मसला है, ये क्यों इस नॉर्मल बच्चों की तरह ये क्यों नहीं है। तो बच्चा भी नॉर्मल है, बस आपको समझना है इस सही एज पे कि किस वक्त मुझे थेरेपी चाहिए। व्हाट इज़ द राइट एज? आई थिंक अगर आप नोटिस कर रहे हैं साइंस बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ 2 years old, 2.5 years old, उस टाइम पे डायग्नोसिस तो 3 के बाद होगी। हाउएवर अगर बच्चे को आप 2 साल में नोटिस करें कि बच्चा अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चा डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहा, बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर पा रहा, जेस्चर से आपको बता नहीं सक रहा कि व्हाट डू आई वांट, राइट। तो आप ये सब चीज़ें जो नोटिस करेंगे ना, अपने जोन में है, कोई दूसरे से कोई अगर उसके एज के बच्चे खेल रहे हैं बट ही डजंट रियली वांट टू प्ले विद देम, अपने ही जोन में है। सो ये सब चीज़ें अगर पेरेंट्स पहले से ही साइन नोटिस कर लें तो आप थेरेपीज़ के लिए राइट अवे ऑप्ट कर सकते हैं। ABA थेरेपी कर सकते हैं, बिहेवियर एनालिसिस जो है, एक होती स्पीच थेरेपी और एक होती ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बट कौन सी थेरेपी आपके बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है वो आप जब किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे सही एज पे तो वो आपको बता सकेंगे। अच्छा, ये जो पुराने माँ बाप है ना, उनसे अगर आप पूछें तो ये हमारे दौर में तो ये ऑटिज़म कुछ नहीं था और ये बच्चों के साथ ऐसे मसाइल भी नहीं थे और वाकई हमने देखा भी नहीं, वजाहत के रेशो बहुत कम था। ये अभी बढ़ गया, नॉलेज नहीं थी, या जो है अब हमने देखा है कि ओवर सेंसिटिव भी माँ बाप बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले हम देखते थे कि ओवर पैम्पर इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था, अब तो जी कदम नहीं रखने देते बच्चे को। तो ये सब कुछ हमारे सोसाइटी के चेंजेस की वजह से हुआ है या ये बीमारियाँ तब भी एग्जिस्ट कर रही थी, या ये अभी हमारे स्टाइल की वजह से, सोशल स्टेटस की वजह से हमें देखा? दोनों चीज़ें। नंबर एक ये कि पहले इतना रिसर्च वर्क था नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। लोग कहते थे कि बाबा जी सुकून से सुबह चाय पीते पीते अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनको क्या डायग्नोसिस गुज़श्ता 10 साल से थी, क्या कॉम्प्लिकेशन थी। लोग इस तरह चले जाते थे यहाँ से और लोग उनको समझते थे कि शायद ऐसे ही लाइफ चलती है। लेकिन टाइम के साथ साथ जिद्दत आई, इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हमें आई। अब इन्फॉर्मेशन भी तो सही और गलत का जो कॉम्बिनेशन हमारे ऊपर बम्बार्डिंग हो रही है, सबसे बड़ा मसला में ये आ रहा है। अब गुज़श्ता 10 सालों में जब इंटरनेट क्लियर हुआ, हमारे मोबाइल्स में आया, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने लगे, ख़ास तौर पे वो जो शायद हमें देखने की ज़रूरत है भी नहीं, जिसकी वजह से हम लोग फोबिक हो गए, बहुत ज़्यादा डरने लगे चीज़ों से। अब बच्चे को अगर आपको कम्युनिकेशन थोड़ा सा पैसिव है या वो नहीं करता है और आपको किसी सहेली ने कह दिया है कि इसको ऑटिस्टिक तो नहीं है बिहेवियर, का चेक करो, और वो जाके इंटरनेट पर चेक करती हैं मदर, तो उसको लगता है मेरे बच्चे की डायग्नोसिस हो गई। ठीक, उसको फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको लगता है कि बस मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। अच्छा, वो ट्रीटमेंट भी माशाल्लाह अगले पेज पे गूगल पे देख लेती हैं, तो उसको लगता है सारी चीज़ें मेरी ट्रीटमेंट में आ गई हैं, तो यहाँ से ट्रीटमेंट ख़राब होती है। ठीक, बिहेवियर्स का ख़राब होना, बच्चे का डिले रिफ्लेक्सेस का बन जाना ज़रूरी नहीं है कि कोई डायग्नोसिस ही हो। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले मदर को फादर की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा पीछे रह रहा हो, उसको डिजीज़ कॉन्सेप्ट का ज़रूर बताया जाए कि आया कि इसको है भी या नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे को कुछ भी नहीं होता, बच्चा अटेंशन मांग रहा होता है, या बच्चा एनर्जी लो होती है उसकी, खा पी नहीं रहा होता, तो थोड़ा सा सुस्त होता है, हमें लगता है कि वो साइकोलॉजिकल हो गया है। फिर दूसरी बात ये भी इस बात से यकीनन सेकंड करेंगी कि कभी डिस्कस ना करें अपने बच्चों का महफिलों में बैठ के।
जब हम लोग टी पार्टी कॉफ़ी पार्टी बैठ के करते हैं, हमारे बच्चे को ये है वो है, तो लोग वहाँ बैठ के सारी डॉक्टरी कर रहे होते हैं, वो बच्चे को ख़राब कर देती है। कंपैरिजन जो कर रहे थे, मेरा बच्चा तो 3 महीने में उछल के वहाँ पहुँच जाता था, एग्जैक्टली वो कहता है मेरा बच्चा तो उलट के यहाँ पहुँच जाता था, उसको लगता है हमारा बच्चा अपाहिज हो गया, समझ। तो यहाँ पे कंपैरिजन ना करें। इफ़ यू हैव गॉट सम क्वेश्चंस, जस्ट गो टू द डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हो चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो। सही बात है। अच्छा, हम प्रॉपर चेकअप्स की तरफ भी नहीं जाते ना। हमारा ये होता है कि बच्चों के भी 6 माह के बाद, साल भर के बाद जो है वो ग्रोथ का और एक तरह से नॉर्मल चेकअप होता है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि इसका एज के साथ जो है वो वेट बढ़ रहा है। और डॉक्टर जब बातें करते हैं बच्चों से, चाहे वो एक जनरल फिजिशियन ही क्यों ना हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें भांप लेते हैं कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चा एज वाइज ठीक है, खाता क्या है, पीता क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो वो बच्चों को या माँ बाप को साथ काउंसिल थोड़ा बहुत करके भेज देते हैं। अच्छे डॉक्टर्स को मैंने ऐसे देखा, लेकिन हमारे यहाँ वो भी रिवाज नहीं है। तो फ़ायज़ा, आपने कहा कि थेरेपीज़ की तरफ जाना पड़ता है, तो ये जो थेरेपीज़ हैं मुख्तलिफ़ तरह की, ये क्या हैं और किस तरह से बच्चों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती हैं? बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, बट वी ऑलवेज रेकमेंड अर्ली इंटरवेंशन थेरेपीज़ जो होती हैं, जिसमें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप स्टार्ट कर लें उस चीज़ों को। एक होती है ABA थेरेपी, जो पाकिस्तान में थोड़ी सी न्यू है। क्या है वो? इसको कहते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो ये दुबई में जब हम थे तो मैं वहाँ पे तो ये बहुत करती थी, बट मैंने कराची में देखा कि यहाँ पे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुई ये थेरेपी, बट अब है अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बिन 5 years कि हमने स्टार्ट की कराची में। तो बेसिकली इस थेरेपी में ये होता है कि बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी कमांड फॉलोइंग स्किल्स, उनकी विजुअल परफॉर्मेंस स्किल्स, सारी स्किल्स पे काम हो रहा होता है इस थेरेपी के थ्रू। और उसमें जैसे कि ब्रशिंग टीथ करना, टॉयलेट पे कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। उसके अलावा दूसरी थेरेपी का नाम है स्पीच थेरेपी, जिस तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन है यहाँ पे। उसमें बच्चों की जो वोकलाइजेशन पे उन पर काम किया जा रहा था। दूसरी थेरेपी का नाम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो ये 3 थेरेपीज में बच्चों की सेंसरी इशूज़ जो होते हैं, मोटर डिफिकल्टीज़ जो होते हैं, जैसे कि जो बच्चे अपने हाथों को सही से मूव नहीं कर पाते, पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी आ जाती हैं। तो यूजुअली जब हम बच्चे आते हैं हमारे पास, जैसे कि अगर मेरे पास कोई न्यू पेरेंट आ रही है, 3 साल का बच्चा है, वो मुझे कह रही है कि मेरे बच्चे के साथ ये इश्यूज़ हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पहले मैं उनको ये भी बोलूँगी आपके घर में स्क्रीन टाइम कितना है, इश्यूज़ क्या क्या हैं, बिकॉज सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। घर में भी, जैसे इन्होंने कहा कि घर में भी पेरेंट्स को भी इतनी ही अटेंशन देनी चाहिए बच्चों को। अगर आप वो नहीं करेंगे, सिर्फ थेरेपीज काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये स्क्रीन टाइम बच्चों की जो लाइफस्टाइल है और बच्चों के बिहेवियर्स को किस हद तक मुतासर कर रहा है, और उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ, मैं तो कहूँगी कि किस हद तक मुतासर हो रही है, हम उस पर भी बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। स्क्रीन टाइम बच्चों की सेहत यानी मेंटल और फिजिकल कैसे बर्बाद कर रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि मैंने देखा एक वीडियो सोशल मीडिया पे थोड़े दिन पहले देखी वजाहत मैंने, उसमें देखा कि ये एक सर्वे किया गया और एक टेस्ट किया गया कि जो बच्चे हैं जिसमें उनका जो एज ग्रुप था वो 1 ईयर से लेकर और 4-5 साल के बच्चे थे, उनसे ना गैजेट्स छीने गए और उनसे स्क्रीन ले ली गई। तो वो जिस तरह के उनके बिहेव, मुझे याद नहीं रहा वरना वो वीडियो निकलवा के चलाते भी, तो वो चीख रहे हैं, फेंक रहे हैं, रो रहे हैं, मारने मरने पे तैयार हैं, दीवारों पे चीज़ें, और वो उसमें हमारे ही नहीं बाकी वेस्ट के भी बच्चे थे। तो उनके बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप उनसे ये स्क्रीन दूर कर लेंगे तो क्या ऐसा दिख रहा है उसमें? देखो, बच्चे का रोना जो है ना बुरा नहीं तस्वर करना चाहिए। बच्चा रोता क्या है, बच्चे की लैंग्वेज है रोना। अगर बचपन में पॉटी करता है, उसका पैम्पर गंदा होता है तो वो रो के बताता है, ठीक है। इसी तरह उसको दूध की भूख लगती है तो वो रो के बताता है। रोना उसकी एक ज़बान है, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो वो बच्चा बताएगा कैसे। एक माँ को तो ये भी पता होता है किस टाइप का रो रहा है अभी, ये कौन सी कैटेगरी का रोना है, दर्द हो रहा है। अगर वो माँ सही टाइम देती है तो उसको पता चल जाता है कि इसको दर्द वाला है। तो बच्चे का रोना इट्स सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन टुवर्ड द पेरेंट। लेकिन अगर आप जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और जब बच्चा वहाँ पे रोने लगता है तो हम उसको फ़ौरन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। या तो हम बच्चे को मोबाइल देते हैं, लेट सपोज, और जैसे बच्चा रोता है तो हम उससे छीनते हैं, और जब रोता है तो वापस दे देते हैं। ये जो रोने के बाद हमारी हार मानना है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चा अगर रो रहा है हम उसकी ज़िद मान लें तो उसका मतलब है कि उसका कम्युनिकेशन ये वाला स्ट्रांग हो गया कि मैंने रोना है, मैंने यहाँ पे रोला डाल देना है और मेरी सारी बातें कंप्लीट होंगी। अब 6-8 महीने साल तक तो बच्चे का रोना इतना फील नहीं होता। 3 साल के बाद का बच्चा जब रोता है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन ही होता है मैंने तो रोना है, लेट जाना है और मेरी सारी बातें। मोबाइल के शुरू के 20 में हल्का सा टोटका बताता हूँ कि जब मोबाइल आप बच्चे से लेते हो, बच्चा रोए तो 20-25 बार आप उसको रोने दें। आप बोलेंगे बेटा तेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सब्स्टिट्यूट उसको दे दें, लाइक उसको टेरिस में ले जाएं, आप उसको स्क्रीन हटा के कुछ और दे दें, खाना दे दें, लेकिन आप उसको रोने के बाद वापस वो चीज़ ना दें,
क्योंकि बच्चे को पता है कि मैंने रोना है, मैंने इतना रोना है, इतना फिर चिंगाड़ लेना है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, एक और प्रैक्टिस ये बताइए, सारी अम्माओं को हेल्प करेगी। होता क्या है, जब शॉपिंग में जा रहे हैं और बच्चे अब वो टॉयज़ देख के बिदक जाते हैं बाहर, हाँ जी, अब उन्हें लेना ही लेना है, इंक्लूडिंग माई किड। तो अब आप ऐसे में क्या करते हो, आप हो तो आप भी पेरेंट ही हो, आप कहते हो कि यार ठीक है चलो दिला दें। मैं रेजिस्ट करती हूँ तो अब्बा दिला देंगे, अब्बा रेजिस्ट तो मतलब मैं तो होता क्या है कि जी अब आप गिल्ट में चले जाते हैं। जब आपने बोला ना टॉय छोड़ दो और उसने छोड़ दिया, मुंह बना के लटका के फिरते रहेंगे, या बहुत सारे बच्चों को देखा है वो अम्माओं के दुपट्टे पड़ के चाहिए 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 बोलते रहेंगे, या तो इन दी एंड उनको दिला ही दिया जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, आपने दिलाना, और अगर नहीं दिलाते फॉर एग्जाम्पल निकल भी गए, तो वो अम्मा अब्बा ना गिल्ड में जा रहे होते हैं कि यार अब ये ले सकते थे लेकिन दिलाया नहीं, बच्चे के साथ ज्यादती हो गई, इतना खर्चा ये किया तो ये भी ले लेते। तो फिर ये इसमें बच्चों के साथ क्या होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या आ जाता है? बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको कहते हैं लर्न बिहेवियर्स। चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। जिस तरह हम सीखते हैं कि हमारा एक गलती, अगर अब नया आदमी सीखता है पुलिस को अगर पैसे देंगे तो सिग्नल तोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको लर्न बिहेवियर होता है ये, वो कभी सिग्नल पर रुकना ही नहीं चाहेगा। इसी तरह बच्चे देखते हैं कि हम जिद करते हैं, हम मॉल में जाके ब्लैकमेल करते हैं और हमारे पेरेंट्स आपस में लड़ जाते हैं और लड़के कोई एक बंदा हमारा जीत जाता है, तो हमारा तरीका यही है। बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, यकीन करो। जिस तरह बच्चा दूध की बोतल पकड़ के दूध पीता है ना, वहाँ से उसकी जहानत का अंदाज़ा लगाएं, और वहाँ से लेके 4-5 साल तक का जो ज़हीन बच्चा है वो अपने सारे काम निकलवा लेता है। हम तो ये कहते हैं कि वो हमें पाल रहा होता है। दूध की बोतल भी वो तब पकड़ता है जब उसे भूख होती है, वरना वो पकड़ना Exactly, वरना वो यूं करता मुझे रहता है। पकड़ना ही नहीं है। यहाँ तक कि हमें 5 साल तक बच्चा पालता है, हम उसको नहीं पाल रहे होते। तो यहाँ पे आप एक तो ये गरीब और अमीर की दिमाग से बात निकाल दें। जब बच्चा जिद करे, बच्चे को ना दें तो बेहतर है, बच्चे को आप अर्न करवाएं। बेटा आप अच्छा काम करोगे तो ये चीज़ आपके लिए रखी हुई है, आप उसको चीज़ें लाके शोकेस पे ऊपर रख दें, 4 चीज़ें, बेटा आप ये काम करो, खाना खाओ, जैसे उसने खाना खाया आप छोटी सी चीज़ उसको गिफ्ट कर दें, तो फिर उसकी एसोसिएशन बनती जाएगी कि मेरे अच्छे अच्छे कामों से ये चीज़ें जुड़ती हैं। सही बात है। आगे जाके फिर आपको देखिएगा वो आपको फिर अर्न करके देगा चीज़ें। I'd like to add one thing here. आपने कहा ना कि हम क्या कर सकते हैं अगर आप शॉपिंग सेंटर्स जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं और बच्चा ही इज़ क्राइंग फॉर समथिंग, तो उसमें आपको एक आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि आप पहले से ही बच्चे को बता दें कि व्हाट वी आर गोइंग फॉर टू अ ग्रोसरी स्टोर, आप यहाँ पे आइसक्रीम भी होगी, सब होगा, बट लुक आइसक्रीम आपके घर पे पड़ी हुई है, या मे बी आप वही आइसक्रीम कार में रख लें, या जो भी इसका फेवरेट चीज़ है वो आपने कार में रख ली। इसमें ये हुआ कि आपने उसको बता दिया कि इसके लिए क्या अवेलेबल है, सो आप उसको राइट अवे से, उन्होंने मेंशन किया राइट अवे आप ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें। ओ वी कैन नॉट गेट दिस, इट्स टू एक्सपेंसिव, बट मेरे पास ये है आपके लिए, आई कैन गिव यू दिस, राइट। सो इसमें ये हुआ कि आपने मना किया है एक चीज़ का, बट आपने राइट अवे ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है, सिर्फ मना करके छोड़ नहीं दे कि हाँ ठीक है कीप क्राइंग, आप रोते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप उनको रोने दें, बट उनको ऑफर कर दें, फिर वो रोते रहें, लेकिन आपने ऑफर कर दिया बिकॉज आपने भी तरफ से काम कर लिया। आप कितनी ऑफर कर सकते हैं? बच्चों को भी आ रहा होता है और अम्मा अब्बा को भी बहुत आ रहा होता है कि जो है ना, या तो बच्चे पिट रहे होते हैं फिर हाँ जी बाहर, या जो है ना वो फिर दिला रहे होते हैं, दिला ही देते हैं, ज़्यादातर यही हो रहा होता है ना। फिर कि क्या हमारा अपना टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है बच्चे का टेम्परामेंट। अगर हमारा टेम्परामेंट 10 मिनट तक है कि हम 10 मिनट तक बच्चे के रोना बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बच्चा भी रो लेगा। हम लोग 3 मिनट के बाद खुद ही परेशान हो जाते हैं, जा छोड़ो छोड़ो कि देर हो रही है, ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे हमारा अपना भी तो जो है ना सब्र वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि बच्चे को बातचीत का अमल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको बिल्कुल बच्चों की तरह आसान लैंग्वेज में समझाते भी रहें कि बेटा ये नहीं करना, ये बुरी बात, अभी नहीं, थोड़ी देर में दिला देंगे। कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो उनकी लैंग्वेज का जो टाइप है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो रोने की जगह फिर पोंपा पोंपा करते करते बातचीत शुरू कर देंगे। नहीं मुझे अभी चाहिए, नहीं बेटा थोड़ी देर में। तो वो जो एक दहशतगर्दी है बच्चे की, वो खत्म हो। एक और चीज़ है आजकल के बच्चों में मैंने देखा है कि अगर आप उम्र उठा लें उनकी 3 साल से ऊपर और 6-7 साल 8 साल के बच्चे ना, गुस्सा आता है ना, बहुत बड़बड़ाते रहते हैं। अच्छा वो कंट्रोल अम्मा अब्बा के सामने मुंह भी नहीं खोल पा रहे थे, जहाँ पर मतलब रिस्पेक्ट का फैक्टर अभी भी बरकरार है, लेकिन बड़बड़ कर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे में वो क्या एंजाइटी लेवल उनके अंदर बढ़ रहा होता है, या क्या आप डांट डपट भी दो तो बच्चे इतना गुस्से वाले हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा होता उनके साथ क्या करना है। A lot of times जब ये बच्चे अपने आप कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, वो इसीलिए बोले जा रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको रिएक्शन मिल रहा है। एक होती है, इसको कहते हैं नेगेटिव अटेंशन। सो अगर आप नहीं चाहते कि बच्चा ये कुछ ना कुछ बोलते रहे, बिकॉज अगेन इट कैन टर्न इनटू अब्यूजिव लैंग्वेज एज वेल, कि वो कुछ भी वर्ड्स बोल सकते हैं बट वो आपको डायरेक्ट नहीं करे, बट वो खुद बोल रहे हैं। बट वो चीज़ आगे बढ़ेगी तभी व्हेन पेरेंट्स उसको रिएक्ट करना छोड़ देंगे। अगर आप रिएक्ट कर देंगे, आई हर्ड यू, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, मुझे सब समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम मुझे नहीं कह रहे, मुझे आवाज़ आ रही है,
रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे उस चीज़ को, उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करें एंड देन राइट अवे इग्नोर, ओके सो अभी हमें क्या करना है, राइट अवे इसको डिस्ट्रैक्ट कर दें किसी और चीज़ में, बट उस चीज़ पे हमें इतना फोकस नहीं करना चाहिए पेरेंट को कि क्या कहा तुमने, दोबारा कहो, तुम्हें नहीं लगता मैं सुन रही हूँ। जो हमारा जो ये एग्रेशन आता है ना, ये गलत है। सही, ठीक। तो बच्चों को जो है ना वो उनका ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा बेसिक फैक्टर क्या है कि वक्त बच्चों को दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो उनके बहुत सारे मसले मसाइल तो वहीं हल हो जाते हैं और आपको समझ भी आया था कि आपको अपने बच्चे के साथ करना क्या है। थैंक यू सो मच वजाहत और फ़ायज़, आपने भी वक्त दिया, आप दोनों का शुक्रिया। रमशा कमल टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।